हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। तो पहले वीडियो में जो लेंथ वाली समस्या थी, बहुत बड़ा वीडियो बन गया सर। ऐसी शिकायतों के बाद अब एक और शिकायत वाला वीडियो जिसकी की लेंथ ज़्यादा होने वाली है। और सारी बातें ठीक हैं, लेकिन वो टॉपिक ऐसा था कि उस पर थोड़ी विस्तार से बात करना जरूरी था, क्योंकि मतलब अधकचरा मैटर हो जाता तो वापस वही स्थिति बनती है अपनी कि क्या मामला है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे अगर उस टॉपिक को कुछ कम शब्दों में या ऐसे शॉर्ट में समझाना होता तो एक ही शब्द में कि भाई शिक्षण है मतलब सिखाना है। एक शिक्षक है, वो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, शिक्षार्थियों को सिखा रहे हैं, तो वो शिक्षण है। एक छोटी बात यह है। लेकिन थोड़ा विस्तार से पढ़ लेने से अब अपना जो एग्जाम में इस तरह का डर रहता है वो कि कहीं कोई प्रश्न गलत हो गया मेरे, या मैं कैसे सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन तक पहुंचूंगा, तो थोड़ा वहाँ विस्तार देना जरूरी था। और मुझे लगता है कि आप जैसे वो डाटा की बहुत सारे विद्यार्थियों की शिकायत आ रही है कि मतलब मोबाइल में डाटा खत्म हो जाता है, ऐसी चीजें तो थोड़ा मैनेज आपको करना पड़ेगा। वो इतनी बड़ी चीज नहीं है, जब आपका नंबर आ जाएगा उसके बाद आपको फिर याद आएगा कि क्या है वो वीडियो के बड़े होने के पीछे क्या कारण था। क्योंकि जो वीडियो देख रहे हैं और पूरा अगर मन से देखेंगे तो फिर उनको अपने मार्कशीट पर, जैसे अभी 12वीं 10वीं के रिजल्ट आ रहे हैं और विश्वास नहीं हो रहा, वैसे विश्वास नहीं होगा। हालांकि इसमें सिस्टम अलग था, वहां आप एग्जाम देंगे और फिर भी विश्वास नहीं होगा, इतने बढ़िया नंबर आएंगे। तो थोड़ा सा ऐसा आप शॉर्ट वाला मतलब मुझसे तो उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरे समस्या यह है कि मैं फॉर्मेलिटी वाला सिस्टम उसको अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो कोशिश करना अब मतलब थोड़ा प्लेबैक स्पीड में 1:25 कर लेना, वो भी एक तरीका है, 10-15 मिनट बच जाएंगे आपके। या और भी कोई तरीका जो भी हो सकता है, मैं मेरी तरफ से कोशिश करूंगा आज वैसे थोड़ा मतलब जो बातें आपके समझ में आ रखी हैं फिर भी मैं उनको इसके साथ जोड़ रहा हूँ, तो उन चीजों को थोड़ा अवॉइड करने का प्रयास करेंगे। अब टॉपिक है आज अपना अधिगम। उस टॉपिक से थोड़ा सा अलग है। जैसे शिक्षण है, शिक्षण का मतलब होता है सिखाना, और अधिगम का मतलब आपको एक शब्द में अगर बताऊं मैं तो सीखना। सिखाना है उस प्रोसेस में जो मतलब कि मुख्य भूमिका में अगर हम बात करें, उसमें मुख्य भूमिका शिक्षक की होती है। उनके द्वारा जो प्रक्रिया की जाती है वहां पर उसको हम शिक्षण कहते हैं। एक शिक्षार्थी या जो भी है शिक्षार्थी है, उनको कोई नई बात सिखा रहे हैं, वो तो वो शिक्षण है। अब यहाँ पर जो मुख्य भूमिका है वो आ गई है जो शिक्षार्थी है उसकी, सीखने वाले की। वो किसी चीज को देख रहा है, उसका निरीक्षण कर रहा है, अपने आप में उस चीज के अनुकूल सुधार ला रहा है, अपना अनुभव बढ़ा रहा है। तो ये सारी बातें अधिगम में आएगी। यानी अधिगम का मतलब एक तरीके से शॉर्ट में तो ये से आप समझेंगे कि सीखना। किसी चीज को आप सीख रहे हैं तो उसका मतलब आप उसका अधिगम कर रहे हैं, या जो वो प्रोसेस है उसको अधिगम कहेंगे आप। अब क्या क्या बातें हैं टेक्स्ट में अपन फटाफट से देख लेते हैं, फिर कुछ प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। जैसे पहली लाइन यहाँ लिखी है, निरीक्षण करके सीखना। तो जो बालक हैं वो निरीक्षण, निरीक्षण का मतलब यहाँ ऐसे नहीं कि कोई अफसर आए हैं वो निरीक्षण कर रहे हैं, वो वाली बात नहीं है। निरीक्षण का मतलब जैसे कोई ऐसी गतिविधि है जो कहीं पर भी, जहाँ आप अपने आप को एज ए एक शिक्षार्थी मानिए, कोई गतिविधि है उसको आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे कोई खिलाड़ी है वो खेल रहा है, कैसे खेल रहा है, तो आप उसको देख रहे हैं और उससे फिर आप भी उसी तरह की चीजें सीख जाएंगे। जैसे शुरू में आपने देखा होगा, जो जब आप पहली क्लास, अब यहाँ पहली दूसरी क्लास की बातें ज्यादा आएगी क्योंकि उनको पढ़ाने वाले शिक्षक ही आप बनने वाले हैं। तो पहली क्लास का कोई बच्चा है, उसको आप अल्फाबेट सिखा रहे हैं, तो क्या करते हैं, उसके सामने उसको लिखते हैं कि इस तरह से ए लिखना है, इस तरह से बी लिखना है, वो भी उसको देखता है। फिर उस अक्षर को बार बार देख के उसके जैसी नकल करने का प्रयास करता है, तो वो निरीक्षण करके सीखना है। और इससे क्या होगा, बालकों में अन्वेषण करने की और अनुसंधान करने की प्रवृत्ति विकसित होगी, वो देखकर सीखना सीखेगा। अधिगम जन्मजात प्रक्रियाओं पर आधारित है। जन्मजात प्रक्रियाओं का मतलब जन्म से ही जो बालक हैं बालिका हैं वो सीखना शुरू कर देते हैं। और वैसे हम बात कर चुके हैं कल भी कि शिक्षण ऐसी प्रक्रिया है जो पूरे जीवन भर चलती है, वही अधिगम है। शिक्षण का उल्टा थोड़ा, अभी सीखना भी तो जीवन भर चलेगा जब सिखाना चल रहा है तो। और अनुभव एवं प्रशिक्षण के बाद बालक के व्यवहार में जो सुधार आता है उसको हम अधिगम कहते हैं। सुधार का मतलब उसकी जगह उल्टा भी हो सकता है कुछ जगह जैसे आपने सुना होगा गांव में ऐसे चलता रहता है कि ऐसे खराब दोस्तों की संगत में मत रहना, क्योंकि वहां भी वो निरीक्षण करेगा और हो सकता है कुछ ऐसा उल्टा सीख जाए, उल्टा सीधा। तो वो भी बातें हैं, लेकिन जब शिक्षण में हम बात करेंगे तो वो सभी जगह यही सही रहेगा अपना कि उसके बाद उसका व्यवहार है उसमें सुधार आएगा। सीखना मानसिक क्रिया है, ये तो इसमें कहीं कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। और ये बालक है वो परिपक्वता की ओर बढ़ेगा, अनुभवों का लाभ उठाना सीखेगा, उसके व्यवहार में अनुभूति में प्रगति आएगी, मतलब अच्छे विचार उसके मन में आएंगे, या उसका जो व्यवहार है उसका परिमार्जन होगा। फिर एक विद्वान है जिनका नाम है यहाँ
E.R. हिलगार्ड, उन्होंने एक बुक लिखी है सीखने या अधिगम के सिद्धांत। अब आपको न तो विद्वान का नाम याद रखना है, न ही पुस्तक का नाम याद रखना है, तो फिर इसका नाम मतलब इनका नाम यहाँ क्यों है? तो यहाँ इनके आधार पे ये सारी बातें हुई हैं। और एक थोड़ा सा कि भाई हम इतनी बातें कर रहे हैं तो ऐसे किसने लिखी है, इस तरह का विचार भी तो कभी कभी आता होगा आपके मन में कि ये इतने जो चीजें पढ़ते हैं हम, किताबें हैं छपी हुई भारी भरकम पूरा मामला रहता है अपना, तो वो कौन लिखते हैं? तो इसी तरह कोई एक विद्वान है अपने टीचिंग में ही है, वो एक्सपर्टीज उनकी, और सीखने के बारे में उन्होंने रिसर्च की और उस पर उन्होंने पुस्तक लिखी है। उसके बारे में जो उसमें जो चीजें थी उसके आधार पर, जैसे वहीं से एक उदाहरण भी लिया है और उसी किताब के आधार पे यहाँ उन्होंने बताया है कि भाई जो सीखना है वो जन्म से ही आरंभ हो जाता है और जीवन भर कोई भी व्यक्ति हो वो सीखता रहता है। और उदाहरण के लिए एक उदाहरण दिया है यहाँ पर कि एक बालक है, उसके सामने से आप दीपक ले जा रहे हैं, उसको पता नहीं है कि इससे जलता है हाथ, लेकिन उसने वो जो लो है उसको पकड़ लिया, और जब पहली बार उसका हाथ जल जाएगा तो उसके बाद दूसरी बार जब आप उसको पास ले जाओगे तो वो डर के भाग जाएगा, उसको हाथ नहीं लगाएगा। तो एक तरीके से अब क्या हो गया है, अधिगम हो गया, उसको पता चल गया कि यहाँ गड़बड़ होती है, हाथ में दर्द हो सकता है, कष्ट हो सकता है। तो ऐसी बात है, एक उदाहरण है, और ये क्या जीवंत उदाहरण है, ये आपने खुद ने अनुभव किया होगा बहुत सी जगह आपके साथ जब गड़बड़ हुई तो पता चला कि अरे रे ये इधर ध्यान रखना है, और वही चीज है। फिर यहाँ जो विद्वानों के कुछ 8-10 परिभाषाएं हैं, तो किसी विद्वान के साथ परिभाषा को याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस अधिगम शब्द के बारे में अगर आप और ज्यादा सीखना चाहते हैं तो इन परिभाषाओं को आपको पढ़ लेना है। वैसी की वैसी बातें हैं, नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है, अधिगम की प्रक्रिया है। सीखना या अधिगम आदतों ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन है, बस ऐसी बातें हैं। और इधर अगर हम बात करें तो अपने यहाँ के भी एक विद्वान हैं, उनकी भी बात है ये कि भाई नई परिस्थितियां हैं वो समायोजन करना सीखता है, सामान्य व्यवहार है वो, या तो फिर जैसे घटिया व्यवहार है तो वो खत्म हो जाएगा, या फिर कोई अच्छी चीज है तो वो सीखेगा। चार्ल्स ई स्किनर क्या कह रहे हैं, ये भी साइकोलॉजी के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। व्यवहार में आपकी मतलब एक तरह से सकारात्मक प्रगति अगर हो रही है, आपका व्यवहार दिनों दिन सुधर रहा है, अच्छा हो रहा है, तो वो अधिगम है, ऐसा उनका मानना है। आगे बात करते हैं अपन अधिगम या सीखने की विशेषताएं। अब विशेषता शब्द तो आप जानते हैं, इसमें तो कोई ऐसी बात है नहीं कि मतलब कोई विद्यार्थी ऐसा हो जिसको विशेषता का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। अब अधिगम के बारे में क्या क्या बातें कर सकते हैं अपन, तो एक जैसे अब प्रश्न की बात कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न प्रश्न कैसे फ्रेम होगा, तो निम्न में से अधिगम की विशेषता नहीं है, फिर उसमें 3 विशेषताएं आएगी, एक ऐसी चीज आएगी, एक ऐसा ऑप्शन आएगा जो उसकी विशेषता में नहीं आएगा, तो उसको आपको चयन करना है, उसका पता लगाना है। तो देखिए विशेषताएं क्या है, सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का मतलब आप कहीं से भी कोई भी चीज सीख सकते हैं, या कोई भी व्यक्ति कहीं से कोई भी चीज सीख सकता है। जीवन पर्यंत बात कर चुके हैं अपन, चलती है, ये विकास है। परिवर्तन है, क्योंकि आप कोई चीज सीखेंगे तो स्वाभाविक रूप से आप में परिवर्तन आएगा। अनुकूलन है, किसी चीज के प्रति आप अनुकूल होते हैं तो वो अनुकूलन हो गया। अनुभवों का संगठन है, बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ते 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 धीरे धीरे आप कोई बड़ी चीज सीखते हैं। सीखना उद्देश्यपूर्ण है। उद्देश्यपूर्ण का मतलब ऐसे समझिए, जैसे अभी जो प्रक्रिया चल रही है, आपने मोबाइल हाथ में ले रखा होगा, वीडियो देख रहे हैं आप, तो वो भी उद्देश्यपूर्ण है। उद्देश्यपूर्ण का मतलब क्या हो गया, आपको परीक्षा में मतलब बढ़िया नंबर लाने हैं, आप चाहते हैं कि मेरे सारे प्रश्न सही हो जाएं, इस उद्देश्य से आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो भी अधिगम है और वो उद्देश्यपूर्ण हो गया। इसी तरह सारी चीजें, हर जगह उद्देश्य रहता है। विवेकपूर्ण है, और ये जो काम कर रहे हैं आप बहुत सोच समझ कर रहे हैं, तो विवेकपूर्ण हो गया। सक्रिय होकर सीखना, ये वास्तविक सीखना है। सक्रिय होकर का मतलब आपका पूरा ध्यान, अटेंशन आपकी जो भी आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, उस पर है पूरी तरह से। और इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी एजुकेशन की जो विधियां हैं, पढ़ाने की विधियां हैं, उनका भी विकास हुआ। बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने इस पर रिसर्च भी किया। शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षण अधिगम क्षेत्र में योगदान। अब यहाँ आ गया है शिक्षा मनोविज्ञान, जो कि आप जब बीएसटीसी में जाएंगे तो पूरे मन से अंधाधुंध आपको यही काम करना है, पढ़ना है, और अच्छी बात भी है, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब, लेकिन यहाँ आपका सीधा सीधा साइकोलॉजी का कोई प्रश्न या साइकोलॉजी जैसा कोई प्रश्न नहीं आएगा। बाई चांस कोई आपके मतलब संपर्क के हैं, रीड की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने किताब भी देखी होगी, शिक्षा मनोविज्ञान सीधा लिखा हुआ है, और उनके सिलेबस में पूरे 30 प्रश्न में आते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के। लेकिन अभी अपने इस प्री वाले एग्जाम में सरल प्रश्न आते हैं, तो उनकी बात करेंगे अभी हम यहाँ। शिक्षा नवी धारणा के अंतर्गत त्रिध्रुवीय प्रक्रिया हो गई है, जिसमें शिक्षक हो गए, छात्र हो गए, और बीच के जो संसाधन है जिनके माध्यम से सीखा जाता है, उसमें अब यह शब्द आ गया है पाठ्यक्रम। क्योंकि जो भी अपने यहाँ की व्यवस्था है, चाहे प्रशासनिक शासनिक व्यवस्था हो,
और भी जो भी जिनको अपन मतलब पुस्तकीय ज्ञान कह सकते हैं विद्यालय के स्तर पे, तो एक तय कर दिया जाता है कि ये चीजें विद्यार्थियों को एक साल के अंदर सीखनी है, फिर लास्ट में एग्जाम ले लेते हैं और रिजल्ट आ जाते हैं। तो 3 बातें हो गई, शिक्षक हैं, छात्र हैं और वो पाठ्यक्रम है। यानी पाठ्यक्रम का मतलब ऐसे समझेंगे सारी गतिविधियां जो विद्यालय वर्ष भर विद्यालय में विद्यार्थियों द्वारा आयोजित की जाती है। तीनों को विशेष महत्व है, बिल्कुल ठीक बात है। और उद्देश्य क्या है? बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। जब भी हम शिक्षण अभिरुचि की बात करेंगे या जो शिक्षक हैं, तो उसका फाइनली उद्देश्य क्या, मकसद क्या है? कोई भी जैसे स्कूल है, बहुत सारे संस्थान चल रहे हैं, अंतिम रूप से यही कहा जाता है। हालांकि आजकल थोड़ा अगर प्रैक्टिकली हम बात करें, इस चीज को याद जोड़ना नहीं है, प्रैक्टिकली हम बात करें तो उसके पीछे सर्वांगीण विकास के बजाय बहुत सारी और चीजें आ गई हैं। लेकिन यहाँ हम जब बात कर रहे हैं तो आदर्श शब्द को आपको ध्यान में रखना है, सारी बातें आदर्शवादी करनी है और विचार भी ऐसे ही रखने हैं। तो व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास और स्वाभाविक रूप से होता भी है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि सर्वांगीण विकास नहीं हो रहा है। हो सकता है उद्देश्य में उसको नहीं रखा गया है, प्रैक्टिकल में वो चीजें आ नहीं पाती उतनी बढ़िया तरीके से। शिक्षण की सफलता किस पर डिपेंड है? तो शिक्षक एवं छात्र के मध्य मधुर संबंधों पर निर्भर करती है। यानी जैसे शिक्षक हैं वो विद्यार्थियों से, छात्रों से नफरत करते हैं, या छात्र हैं वो शिक्षक से नफरत करते हैं, तो वो जो प्रोसेस होनी चाहिए अधिगम वाली, वो संभव नहीं है। तो फिर थोड़ा सा कोऑपरेशन होना चाहिए। शिक्षण अधिगम मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को स्वयं को जानने में सहायक होता है, और यही कारण है कि जब आप बीएसटीसी या बीएड करते हैं, जो मतलब पढ़ाने के डिप्लोमाज हैं या डिग्री हैं जो भी, तो वहां पर आपका एक मनोविज्ञान एक सब्जेक्ट रहता है। पूरा आप चीजें सीखते हैं कि किस तरह से मतलब क्या क्या ध्यान रखने होते हैं आपको, या किस तरह की साइकोलॉजी होती है, किस तरह चीजों को समझना है, खुद को समझना है, विद्यार्थी को समझना है, और जो शिक्षण प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाना है। तो ये स्वयं को जानने में सहायक होता है। शिक्षा मनोविज्ञान इस बात पर बल देता है कि शिक्षक पढ़ाते समय छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान दे। यानी जो बच्चे कम सुनते हैं या कम देखते हैं, नाट्य कद के हैं, उनको आगे, ये साइकोलॉजी या उसको कह सकते हैं अपन व्यवस्था के हिसाब से बात आ गई यहाँ पर। और फिर जो पाठ्यक्रम है उसमें बच्चों की रुचियां हैं, अभिरुचि हैं, उनकी क्षमताएं हैं, उनकी योग्यताएं हैं, उन सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। आपने देखा होगा जैसे कक्षा 10 तक विद्यार्थी पढ़ रहा है, उस समय जो गणित है या हिंदी है या सामाजिक विज्ञान है, उनमें जो पाठ है, जो भी पाठ्य आपको मिलता है पढ़ने के लिए, उसका स्तर अलग होता है। जब आप कक्षा 11 में अलग से सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे कोई साइंस बायो में चला गया, मैथ्स में चला गया या आर्ट्स में, तो उनका लेवल बढ़ जाता है। तो वो सारी यही बातें हैं कि उनकी जो क्षमता है, क्योंकि 10वीं कक्षा तक में क्या क्षमता है, उसके बाद वो थोड़ा मतलब वैचारिक रूप से परिपक्व होने लगता है, तो उस समय थोड़ा उस हिसाब से सिलेबस सेट कर दिया जाता है उनका। और यहाँ जो बात कही जा रही है वो यही है, कुछ चीजें जैसे थोड़े एडवांस लेवल की कोई बात है तो आपने भी अनुभव किया होगा, कक्षा में कोई मेधावी विद्यार्थी है, कोई थोड़ा ज्यादा सक्रिय है चीजों में, तो उसको कोई ऐसी खास जिम्मेदारी दी जाती है, तो उसके पीछे भी यही है कि उसकी क्षमताएं, योग्यताएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये काम किया जाता है। फिर मनोविज्ञान के जन्म से पूर्व अध्यापक इस विचार में विश्वास करता था कि डंडा हाथ से छूटा बच्चा बिगड़ा। आज के शिक्षक प्यार स्नेह पर अधिक बल देता है। तो ये भी साइकोलॉजी की बातें हैं। पुराने जमाने के जो अपने तरीके थे और आज के भी तरीके हैं सारे, तो उनको थोड़ा सा एकदम संतुलित करने का प्रयास यहाँ पर किया है जो भी अपने शिक्षक हैं जिन्होंने ये टेक्स्ट लिखा है उन्होंने, और सही बात भी है। अब हमारे यहाँ आरटी 2009 लागू है, जिसके तहत कि हम ये डंडा वाला मामला बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते, किसी विद्यार्थी के साथ किसी प्रकार से आप मारपीट नहीं कर सकते। और कभी कुछ ऐसे उदाहरण भी देते हैं, मतलब जिनको हम क्या कहें, विद्यार्थी भी कह सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे जो टीचिंग में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, एक्सपर्ट हैं, कि अगर डंडे से मारने पीटने से अगर कोई विद्यार्थी सीखता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो मतलब पीटते भी हैं, कोई वहां रिजल्ट नहीं आता है। अधिगम के सोपान, क्या क्या प्रोसेस रहती है? सोपान का मतलब जैसे आप समझेंगे CD बाई CD वाला, तो क्या क्या चीजें हैं? तो 6 सोपान है, आपको ऐसे संख्या याद नहीं रखनी है कि 6 सोपान है, परीक्षा में पूछेंगे कि अधिगम के कितने सोपान है तो आप 6 बताएंगे, ऐसा नहीं है। क्या बातें हैं उनको समझ लेते हैं अपन। अभिप्रेरणा, उद्देश्य हो गया, फिर बाधा, विभिन्न संभावित अनुक्रियाएं हैं, फिर पुनर्बलन है और संगठन है। ये ऐसी चीजें हैं जो सारी की सारी सामूहिक रूप से आपको अधिगम में मदद करती हैं, सीखने में मदद करती हैं, या सीखने की प्रोसेस में इन चीजों का इन्वॉल्वेशन होता ही होता है। तो आगे इनके बारे में बात करेंगे कि भाई क्या है। बालक के सीखने में सबसे अधिक कक्षा का वातावरण प्रभावित करता है।
बिल्कुल, ये चीज़ें मतलब एकदम से इसको आप कह सकते हैं, हर बार ये चीज़ आती है वातावरण वाली। और वातावरण का मतलब क्या समझेंगे आप? वातावरण का मतलब ऐसे समझेंगे जैसे कोई एक कक्ष है, वहाँ शोर हो रहा है, बच्चे हल्ला कर रहे हैं, कोई है नहीं, तो उस समय आपकी जो सीखने की प्रोसेस है वो अलग रहेगी। एक सामने शिक्षक पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल शांत है, कक्ष हवादार, जो मतलब नेचुरल भी सारा मामला सही है और चीज़ें अगर आपके अनुकूल है, तो उस समय आपका जो सीखना है वो बढ़िया रहेगा। तो वो प्रभावित करने वाली बात आपके समझ में आगे होगी। फिर सीखने की विधियों की अगर हम बात करें, तो जितनी अधिक रुचिकर और उपयुक्त विधि होगी, उतना ही बढ़िया से सीखेंगे। जिसमें कि खेल पद्धति है और कुछ ऐसे मतलब चित्र वगैरह बनाने या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जिनमें कि बच्चों का स्वाभाविक इंटरेस्ट रहता है, तो वो उतनी ही बढ़िया हो जाएगी और विद्यार्थी सीखेंगे भी हैं। इसीलिए फिर जो बीएसटीसी का सिलेबस रहेगा, उसमें आपके जो शिक्षण विधियाँ हैं, उनके बारे में भी आप बात करेंगे। अधिगम के कुछ भेद दिए हैं यहाँ, यानी कि सीखने के किस तरह से बौद्धिक हो गया, प्रतिबोधात्मक है, संकल्पनात्मक है, साहचर्यात्मक, श्लाघात्मक, अभिवृत्त्यात्मक, संवेदन गति और गत्यात्मक। अब यहाँ बात ये आ रही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये शब्द क्या है, तो यहाँ जो जितने भी शब्द दिए हुए हैं वो शाब्दिक रूप से स्पष्ट है। शाब्दिक रूप से का मतलब शब्द में खुद ही छुपा हुआ है कि जो अधिगम है वो किस तरह, जैसे बौद्धिक है तो बुद्धि के स्तर पर कोई चीज सीखी जा रही है, आप उसको अधिगम कह सकते हैं, बौद्धिक अधिगम कह सकते हैं। प्रतिबोधात्मक, ये एंटी इंटेलिजेंस। संकल्पनात्मक मतलब किसी तरह के संकल्प के साथ कोई चीज सीखी गई है, या कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए संकल्प की आवश्यकता होती है। जैसे इसके आधार पे अपन बात कर लेते हैं। जैसे हो सकता है कि आपका राजस्थान जीके में इंटरेस्ट नहीं है, रीजनिंग में इंटरेस्ट नहीं है, आपका शिक्षण अभिरुचि में भी इतना इंटरेस्ट अभी नहीं आ रहा है, या आपको नहीं लग रहा है कि ये, और अब आप चाहते हैं कि आपका नंबर आ जाए उधर, तो फिर ये काम करेगी वहां पर संकल्प। आपको संकल्प करना पड़ेगा, तय कर लिया कि 6 घंटे 10 घंटे में इस चीज को देने वाला हूँ, पढ़ने वाला हूँ। नहीं आ रहा समझ में, फिर भी थोड़ा जबरदस्ती शुरू में पढ़ रहे हैं आप, और उसके बाद धीरे धीरे वो अनुकूल होती जाएगी। तो ये सारी चीजें, ये अधिगम के भेद हैं, शब्द से आप इनको समझ लेना। अधिगम की प्रभावशाली विधियों में जैसे सबसे पहली चीज आई करके सीखना, फिर दूसरा है निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना, सामूहिक विधियों द्वारा। तो इसमें अपन अपनी पढ़ाई से थोड़ा उदाहरण लेते हैं। जैसे यहाँ जो पहला आया है, आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेबस हो गया, उसके बाद आप क्या करते हैं, मॉडल पेपर हल करते हैं। तो वही है करके सीखना, यानी कि आप मॉडल पेपर हल करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि चीजें तो आपने पढ़ ली हैं, बहुत सारी चीजें आपने पढ़ ली हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी कमियां रह गई हैं, तो उनको आपको सुधारना है। फिर वापस से आप उन चीजों को सही करेंगे, तो वो करके सीखना, और वो चीजें सीख भी जाएंगे आप। निरीक्षण करके सीखना, तो वो चल ही रहा है प्रोसेस, अभी आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं। परीक्षण करके भी, ये उधर वो अपने लेबोरेटरी वाला मामला आ गया। जैसे प्रयोगशाला रहती हैं, बच्चे वहां जाते हैं, कोई ऐसा प्रयोग करते हैं, फिर उनको लगता है कि हाँ ये बात है, इसका रिजल्ट ये रहा, तो वो सीखते हैं वहां से। सामूहिक विधियों द्वारा भी सीखना, सामूहिक विधियों का मतलब क्या है, जैसे खेलते खेलते भी आप चीजें सीखते हैं, या पूरी कक्षा में सामूहिक रूप से भी कुछ ऐसे, जैसे कोई चीज बहुत महत्वपूर्ण है, फिर जो शिक्षक हैं आपको 2-3 बार बुलवाते हैं कि बोलो भाई, एक बार और बोलो, फिर वापस बोले, फिर बोलो, तो वो एक तरीके से कहा जा सकता है कि सामूहिक गतिविधि। वो आपके दिमाग में छाप छोड़ जाती है चीज की, हाँ इस तरह से हमने क्लास में इस विषय पर बात की थी, 2-3 बार नाम बोला था, फिर आप सीख भी जाते हैं। और उसमें जो एडवांस लेवल की चीजें हैं, उसमें वाद विवाद हैं, सम्मेलन विचार गोष्ठी भी है, कार्यशाला है, प्रोजेक्ट, डाल्टन बेसिक विधियां हैं, मिश्रित विधियां भी हैं। ये कोई नाम आपको पूछा नहीं जाएगा कि किस विधि में क्या है, बस आप नाम से समझ जाएंगे। वाद विवाद का मतलब जो ऐसे प्रतियोगिताएं होती हैं वो है। सम्मेलन का मतलब आप जानते हैं, सारे लोग बैठेंगे, कोई लोग ऐसे आएंगे, भाषण देंगे, विचार गोष्ठियां अपने अपने विचार रखेंगे, वो। कार्यशाला थोड़ा ठीक लेवल का मामला रहता है। कार्यशाला में आपको कुछ ऐसे शुरू में बताई जाती हैं बातें, उसके बाद कुछ कार्यपत्रक देते हैं, उनमें जो प्रश्न देते हैं उनके जवाब आप देते हैं, या फोटो वगैरह बनाना, जो भी ऐसी चीजें सारी। बाकी ये प्रोजेक्ट डाल्टन इस तरह की, जैसे एक कोई प्रोजेक्ट दे दिया आपको कि ये काम करना है, पहले आपने सुना होगा ऐसे बच्चे मतलब फाइल वगैरह बनाते थे, बहुत सारे पेज लाके उनमें अलग अलग रंग भरना, कुछ ऐसे लिखना, तो वो प्रोजेक्ट वर्क है, उससे भी चीजें सीखते हैं अपन। अब फटाफट से अपन देख लेते हैं। वैसे अधिगम के सिद्धांत हैं, और ये अधिगम के सिद्धांत पूछे नहीं जाएंगे, केवल अगर आप थोड़ा सा अगर इस मतलब मामले को ऐसा सोचते हैं कि यार इस टॉपिक के बारे में मुझे पता होना चाहिए, अधिगम मेरे जीवन से जुड़ा हुआ मामला है, और अगर बढ़िया तरीका में सीख जाऊंगा तो मुझे इसका फायदा भी है, तो आप इसको पढ़ लेना। अधिगम में एक थॉर्नडाइक जो कि एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने प्रयोग किया, और प्रयोग में क्या चीजें रखी, तो अभी देखते हैं। यहाँ एक थोड़ा सा ये दे रखा है, वैसे आपको कहीं पूछा नहीं जाएगा, फिर भी मैं यहाँ थोड़ा आपका 1 मिनट खराब करने वाला हूँ। उन्होंने एक प्रयोग किया एक बिल्ली पर,
उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया और बाहर से एक मांस का टुकड़ा वहां कहीं पास में रखा। और जैसे ही वो मांस का टुकड़ा बिल्ली को दिखा तो वो छटपटाने लगी, मतलब खाने का प्रयास करने के लिए, लेकिन वो पिंजरे में बंद है, वो बाहर है। और फिर जो अपने थॉर्नडाइक यानी कि जो विद्वान है, उन्होंने इसको एक नाम दे दिया, उत्तेजक और प्रतिक्रिया के मध्य संबंध। उनको पता भी चल गया कि कोई अगर इस तरह का, जैसे अब इसका उदाहरण तो मैं क्या दूं, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी मतलब इस तरह का विचार भी रख सकते हैं कि ये तो गड़बड़ है। जैसे आप अभी तैयारी कर रहे हैं, उसके पीछे भी सेम जो ये कहानी है वही कहानी है, यही है। जब आपकी एग्जाम हो जाएगी, आपका नंबर आ जाएगा, तो उस समय का जो विचार है वो अभी आपके मन में है, उस हिसाब से आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जब आपका नंबर आ जाएगा तो आपको मजा आ जाएगा। बस ये बाकी चीजें आप नहीं सीखना भी चाह रहे हैं, लेकिन उस टारगेट में जब आपको पता चल गया कि ये है तो फिर आप सीखेंगे। यहाँ जो ये बिल्ली है, इसने भी क्या सीखा है इस प्रयोग की पूरी अगर अपन सार रूप में बात करें तो यही है कि उस पिंजरे के अंदर उन्होंने एक जगह ऐसा बटन लगाया, और बिल्ली जब छटपटाती रही, कुछ प्रयास किया उसने, और वो फिर किसी तरह वो बटन उसने ऑन कर लिया और पिंजरा खुल गया और वो उसने मांस का टुकड़ा है उसको प्राप्त कर लिया। फिर धीरे धीरे ये प्रोसेस चलती रही, तो एक समय ऐसा आ गया जब उसको पता चल गया बस जो कहाँ है मामला, वो दबाया और वो वहां तक पहुंच गई। तो यही बात सेम अपने साथ है, तो उसको बहुत अच्छे से आप समझ लेंगे। और परीक्षा में आपको ये याद करके जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने 3 नियम दिए थे और ये आपको परीक्षा में नहीं आएंगे, लेकिन आपको सीखने चाहिए। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी करेंगे तो उसमें ये तीनों चीजें वहां आपके काम आने वाली हैं, और आपकी जो तैयारी है उसके साथ साइंस जुड़ जाएगी, और जिस चीज के साथ साइंस जुड़ती है वो 100% वहां पर बेहतर रिजल्ट आती है बाकी चीजों के बिना। तो तत्परता का नियम तो यही है। जब आप जैसे सीख रहे हैं, इधर वाला मैटर भले लिखा हुआ नहीं है तो इसको मैं थोड़ा सा आपके पढ़ने के जैसी स्थिति में ले आता हूं, ताकि स्क्रीन पर जब आपके सामने ये रहेगा तो आप अपने स्तर पर ले इसको पॉज करके देख लेना। तत्परता का नियम क्या है? जितने आप किसी चीज को सीखने के लिए तत्पर हैं, उतनी ही बढ़िया आप उस चीज को सीख सकते हैं। बस इतनी सी बात है, यानी कि आपको तत्पर रहना पड़ेगा सीखने के लिए। फिर दूसरा है अभ्यास का नियम। कुछ चीजें ऐसी हैं जो केवल तत्परता से आप नहीं सीख सकते। आपने अंग्रेजी में ऐसे डायलॉग भी सुने होंगे, बहुत सी जगह जरूरी सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो उसमें जो प्रैक्टिस शब्द है उसी का तो हिंदी रूपांतरण है ये अभ्यास। तो आप बार बार अभ्यास करते हैं तो आप सीखते हैं। फिर एक है प्रभाव का नियम। अब प्रभाव के नियम का मतलब क्या है? कोई भी चीज आप तब सीखेंगे जब उसका प्रभाव आपके ऊपर सकारात्मक रूप से पड़ने वाला है। जिस चीज का जितना बढ़िया प्रभाव रहेगा, आप उस चीज को उतना ही जल्दी सीखने का प्रयास करेंगे। बस इतनी बातें ये अपने जो थॉर्नडाइक महोदय हैं उन्होंने बताई हैं, और ये आपके जीवन में लागू है। इसीलिए मैंने इन पर बात की। 2 मिनट आपके जरूर 3 मिनट खराब किए, लेकिन ये चीजें अगर आपने समझी हैं तो अभी जो तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आपके फायदा होने वाला है। आप प्रैक्टिस करेंगे, मॉडल पेपर जितने ज़्यादा हल कर सकते हैं वो आपको परीक्षा में वहाँ आपका समय बचाएगा, या पैटर्न क्या है उन चीज़ों को समझने में मदद करेगा, और उस हिसाब से आपको पता भी चलेगा किस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो आप जब भी तैयारी करेंगे, नोट्स रिवाइज कर रहे हैं या उस समय, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहेगी। फिर तत्परता की बात हम कर चुके हैं। आप ऐसे मतलब क्या कहें, अपनी लोकल लैंग्वेज में अगर बात करें कि आप तैयारी कर रहे हैं, ऊँग रहे हैं, तो वो उसको कहेंगे आपकी वो टाइम पास है, वहां आप ज्यादा नहीं सीख पाएंगे। लेकिन आप एकदम से एक्टिव हैं, तत्पर हैं, तो वहां आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो फिर ऑटोमेटिक बढ़िया मिलने वाला है। और ये 3 मुख्य नियम हैं। उसके बाद यहाँ पर तो पूरा मामला आगे ले जा रखा है, लेकिन इन पर हम बात नहीं करेंगे। बहु प्रतिक्रिया है, मानसिक स्थिति है, आंशिक क्रिया है, समानता का नियम और साहचर्य परिवर्तन का। इसमें थोड़ा सा मैं इसकी बात कर लेता हूँ। जैसे कोई बहुत ज्यादा सक्रिय है, बहुत ज्यादा अभ्यास कर रहा है, या बहुत ज्यादा उसको लगता है कि इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन मानसिक स्थिति है वो भी उसमें थोड़ा सा प्रभाव डालती है। कैसे प्रभाव डालती है? अगर किसी की मानसिक स्थिति बहुत अच्छी है, इंटेलिजेंसी का लेवल है, वो उसका जो IQ क्वोशिएंट है वो बहुत ज्यादा है, तो वो कम अभ्यास में भी ज्यादा चीजें सीखेगा, कम तत्परता में भी चीजों को सीख जाएगा, या समय उसको कम देना है फिर भी सीख जाएगा। और एक विद्यार्थी है जिसका जो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट है वो कम है, तो फिर वहां थोड़ा मामला गड़बड़ हो सकता है। अब आगे क्या है, और ऐसे ही सारे सिद्धांत हैं। जो एक और विद्वान का नाम है पावलोव, जिनका नाम है, ये भी मनोविज्ञान के बहुत बड़े एक रिसर्चर रहे हैं। उन्होंने अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत दिया, और अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत को आप शब्द से अगर समझेंगे तो जो अपने लिए अनुकूल है उसके प्रति हमारी जो प्रतिक्रिया है वो उस हिसाब से रहेगी। तो इसमें जैसे आपने कभी देखा होगा,
हमारे यहाँ गांव में अंग्रेजी और गणित में जो नॉर्मल बात है ये, अब तो बहुत ज़्यादा सुविधाएं हो गई हैं और चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि इतना डर नहीं है। लेकिन आपने कभी महसूस किया होगा अंग्रेजी के प्रति जो विद्यार्थी हैं वो जब पढ़ने बैठ रहे हैं तो, या नॉर्मली कि जैसे हमें पढ़ने बैठना है तो हम अंग्रेजी की पुस्तक जल्दी नहीं लेते हैं, या गणित, कुछ विद्यार्थी जिनका थोड़ा गणित में फोबियो रहता है, थोड़ा उनको लगता है कि यार गणित थोड़ी टफ है, तो वो गणित लेकर पढ़ने नहीं बैठते हैं। वो चीज़ यही है, वही चीज यहाँ पर उन्होंने साबित भी की है। कोई एक मतलब इस तरह का क्या कहें उसको प्रयोग किया, एक कुत्ते पर प्रयोग किया था। वो चीजें तो हालांकि इसमें नहीं दे रखी हैं, लेकिन हाँ, कुत्ते का प्रयोग यहाँ दे रखा है। पूर्व की स्थिति बता रखी है जिसमें स्वाभाविक उद्दीपक के रूप में भोजन बता रखा है और अनुक्रिया के रूप में लार बता रखी है। जैसे एक कुत्ता है, उसको भोजन देने से पहले उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि वो रोजाना भोजन देते, उससे पहले वो घंटी बजाते और घंटी बजाने के बाद उसको भोजन मिलता। तो बाद में एक दो बार इस तरह उन्होंने मतलब प्रयोग के तौर पे किया कि उन्होंने केवल घंटी बजाई और भोजन नहीं दिया, लेकिन कुत्ते के मुंह से लार बहना शुरू हो गई। तो बस इतनी सी बात है, इसको समझ जाओ आप, क्योंकि ये परीक्षा में आएगी नहीं इसीलिए हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं। अनुकूलित अनुक्रिया में उन्होंने समय, जैसे जैसे आप समय निकालेंगे वो चीजें, उन चीजों के प्रति आप अनुकूलित होते जाएंगे और सीख जाएंगे। फिर तीव्रता भी है उसमें, मतलब जो कृत्रिम उद्दीपक है उसकी तीव्रता का ऐसा दमदार होना जरूरी है। सशक्त होना एक शर्त है। जैसे कोई मतलब जिसको भूख नहीं है, आप भोजन की बात करेंगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक रूपता का सिद्धांत भी है, सेम प्रोसेस होनी चाहिए हर बार। ऐसे नहीं कि एक बार घंटी बजाई फिर आप ढोल बजाने लग गए, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। फिर व्यवधान का सिद्धांत भी है, बीच में किसी तरह की बाधा उपस्थित नहीं होनी चाहिए। बाधा का मतलब ऐसे समझेंगे कि जैसे आपने घंटी बजाई लेकिन वो सुन नहीं पा रहा है, तो फिर वो बाधा उत्पन्न हो गई और वो किसी तरह का आपका जो प्रयोग है वो सिद्ध होने वाला नहीं है, या जैसा आप चाहते हैं उस तरह का रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है। फिर अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के महत्व भी बहुत सारे दे रखे हैं, ये आप सीख लेना। इन्हीं के आधार पे हमने बहुत सारी चीजें, जैसे जो शिक्षण है अपना, उसमें चीजों का उपयोग करना शुरू किया, जिसमें दृश्य श्रव्य सामग्री है उसका उपयोग हमने शुरू किया। जैसे अभी जो आप पढ़ रहे हैं उसमें एक चीज है, जैसे आप अगर क्लासरूम में होते तो अभी जिस रिलैक्स मूड में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि कोई विद्यार्थी अभी जो देख रहे हैं वीडियो में ऐसा नहीं होगा जिसने टेबल कुर्सी लगा रखी है, वहां सामने मोबाइल रखा हुआ है, कॉपी रखी हुई है, कुछ ऐसे नहीं पढ़ रहे होंगे, बिल्कुल रिलैक्स। तो फर्क पड़ता ही है। फिर भी वो मतलब सीखने की जो प्रोसेस है वो चल रही है अपनी, हालांकि जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है, लेकिन उसका इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो अभी आप उपयोग कर रहे हैं उसको दृश्य श्रव्य सामग्री के रूप में अपन जो अपना टीचिंग वाला अपना अभिरुचि वाला मामला है उसमें कहते हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री कहते हैं इसको। और अपना का मतलब अब आप टीचिंग लाइन में आने वाले हैं, उस हिसाब से मैं ये शब्द यूज कर रहा हूँ। और एक शिक्षक के रूप में आपको ये चीजें वहां जवाब देनी है, तो उस हिसाब से भी ज्यादा बेटर रहेगा ये। फिर ये अस्वस्थ बालकों की बात आ गई, समायोजन की बात आ गई। यहाँ एक शब्द थोड़ा सा आप समझेंगे, समायोजन। समायोजन का अंग्रेजी रूपांतरण होता है एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट का मतलब क्या समझेंगे आप, तो यह है जैसे कोई एक कक्षा है, उसमें कोई नया विद्यार्थी आया है, जैसे 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा है और वो कक्षा रेगुलर चल रही है, एक माह है उस क्लास को चलते हुए हो गया है, बच्चे बहुत बिल्कुल जो 50 बच्चे पढ़ रहे हैं वो घुल मिल गए हैं, सारा बढ़िया है। अब एक नया बच्चा है जो कहीं बाहर से उसके पापा ट्रांसफर होके आए और वो उसने एडमिशन लिया वहां पर, तो उसकी जो स्थिति रहती है क्लास में शुरू में वो थोड़ी सी अलग रहती हैं, लेकिन 10-5 दिन निकलने के बाद धीरे धीरे ऐसा लगता है कि वो उस क्लास में अब समायोजित हो गया है, मतलब वो भी नॉर्मल विद्यार्थी हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है, शुरू में ऐसे डरा डरा सा रहेगा, या जब प्रश्न पूछा तो वो थोड़ा अकला कर बोलेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे सारी स्थितियां हैं वो एडजस्ट हो जाती है, तो उसको समायोजन कहते हैं। बस इतनी सी बात है ये। फिर आगे एक विद्वान है स्किनर, उन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया। लेकिन हम ये चीजें, क्योंकि अब तो साइकोलॉजी पढ़ने जैसी लग रहा है मुझे कि साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं अपन, तो ऐसा नहीं है कि ये पढ़े हम, लेकिन थोड़ा सा इनके प्रयोग पर तो नजर डाल लेते हैं। और ये चीज परीक्षा में नहीं आएगी, केवल अपन क्योंकि अधिगम ऐसी चीज है जो कि आपको बढ़िया से पता होनी चाहिए, ताकि वो चीज आपके अभी की तैयारी में भी काम आए। तो ये उन्होंने एक चूहे पर प्रयोग किया, जैसे कुत्ते पर प्रयोग किया था उन्होंने, या इसी तरह के एक प्रयोग है, ये बिल्ली पर प्रयोग किया, इसी तरह इन्होंने चूहे पर, और उस एक बॉक्स में बंद किया जिसको स्किनर बॉक्स नाम दिया। फिर वो बॉक्स में इधर उधर घूमा, फिर दरवाजा खुल गया, और जैसे दरवाजा खुला तो उसको भोजन मिल गया, और भोजन मिला तो फिर उसको पता चला कि यार इस तरह से ये दरवाजा खुलता है, भोजन मिलता है। ये चीज धीरे 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 उसके अभ्यास में आ गई, और एक दिन ऐसा हो गया कि उसको
दरवाजा खोलने की प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से पता चल गई। बस ऐसी बात है और बहुत सारी बातें इसमें कह रखी हैं लेकिन उनको हम नहीं पढ़ रहे हैं। आप अगर लगता है कि ये आपको जानकारी चाहिए तो आप पॉज करके इसको देख लेना या पीडीएफ से थोड़ा एक बार रीडिंग लगा लेना ऐसे ही। फिर एक विद्वान का नाम है गुथरी, जिन्होंने प्रतिस्थापन सिद्धांत दिया है और उन्होंने खरगोश पर प्रयोग भी किए और एक निश्चित अनुक्रिया के तहत एक प्रवृत्ति इस तरह की उन्होंने उसमें विकसित कर ली। तो इस तरह की बात है। फिर एक विद्वान रहे हैं एल हल, क्लार्क सी एल हल भी कहते हैं उनको, क्लार्क एल हल भी कहते हैं, अमेरिका के वैज्ञानिक हैं और उन्होंने आवश्यकता की पूर्ति सीखने की प्रक्रिया का आधार है ऐसा सिद्धांत दिया। तो ये क्या है, जैसे आपको किसी स्किल की आवश्यकता है आपको, तो फिर आप उसको सीख जाएंगे, इस तरह का विचार उनका दिया और सही भी है ये। अपने यहाँ भी लोकल बोलते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे हम पहले ऐसे नहीं पढ़ते थे लेकिन अब क्योंकि ये आवश्यकता हो गई अब तो फिर आविष्कार भी हुआ है। आविष्कार तो नहीं किया लेकिन इस माध्यम में हम आ गए हैं और इस सिद्धांत को व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत कहते हैं कि आवश्यकता के अनुसार व्यक्ति व्यवस्थित हो जाता है। फिर अन्य भी और नाम है बहुत सारे, तो ये नाम आप देख लेना। फिर टोलमैन है एक, उनका सिद्धांत भी यहाँ दे रखा है, इसको आप अच्छे से अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी ये परीक्षा में आपके आने वाला नहीं है। कोई भी प्रश्न इस तरह का पूछा नहीं जाएगा आपसे कि उस विद्वान ने कौन सा सिद्धांत दिया था उसका नाम बताइए। केवल अभिगम से संबंधित कोई भी प्रश्न आपको थ्योरेटिकल यानी आपकी समझ चेक करने के हिसाब से प्रश्न पूछा जा सकता है। और फिर वर्दाइमर हैं, उन्होंने सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का एक सिद्धांत दिया जिसमें भी उन्होंने ऐसे प्रयोग किया और प्रयोग में यही बातें हैं कि जो व्यक्ति है उसके सामने कोई एक बड़ी समस्या है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे अब 1 मिनट आपका वापस से और मैं खराब करूंगा लेकिन हो सकता है आपके 2-5 प्रश्न आप परीक्षा में सही करके आ जाए। तो सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का मतलब ये होता है, जैसे आप परीक्षा में पेपर हल कर रहे हैं, फर्स्ट राउंड में आपने जैसे आपके पास 200 प्रश्न थे, उसमें से 150 प्रश्न आपने हल कर लिए और 150 प्रश्न आप हल कर चुके हैं। यहाँ स्थिति ऐसी है कि 50 प्रश्न आपके और शेष हैं। अब उन 50 प्रश्न में आपके थोड़ी समस्या आ रही है या आपको एग्जैक्ट उनका आंसर पता नहीं है, 2 या 3 ऑप्शन में आप कंफ्यूज हैं, तो उस समय कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि कोई प्रश्न है आप उसको देख रहे हैं, देखते देखते अचानक से आपको याद आता है अरे हाँ इसका तो आंसर ये होना चाहिए, जबकि आप 15 मिनट से उसको पहले देख चुके हैं, 15 मिनट पहले और 15 मिनट से वो सवाल आपके सामने, लेकिन अचानक से कहीं से आपको लगता है कि अरे हाँ इसका आंसर ये होगा। तो उस समय जो स्थिति बनती है उसी को अंतर्दृष्टि कहते हैं। और हम ऐसे बात करते हैं कि जब आप रूल ऑफ रिजेक्शन वगैरह ये लगाते हैं तो वो सारी चीजें फिर वहां काम आ जाती हैं आपके। तो ऐसा वर्दीमन ने एक प्रयोग किया था और उसके आधार पर ये सिद्धांत दिया उन्होंने, तो इसको आप पढ़ लेना। इसमें भी बहुत सारी बातें हैं, पूर्णकारवाद और ये इस तरह उसके साथ साथ की जिनको अपन कह सकते हैं कि जिनके आधार पे वो पूरा का पूरा कंप्लीट किया गया। समानता हो गया, समीपता हो गया, निरंतरता, ये सारी चीजें हैं वो सीखने में जुड़ती जाएगी। जैसे कोई क्या उदाहरण बताऊं मैं, आपके सामने राजस्थान ज्योग्राफी में एक विषय रहता है एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में कोई प्रश्न पूछा गया है, आपने कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन उस चीज से आप अगर एक एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से हैं, कृषक परिवार से हैं, तो आपकी उस चीज से समीपता रही है और इसी कारण आप वहां पर उस प्रश्न का उत्तर अंतर्दृष्टि के माध्यम से देख सकते हैं, क्योंकि आपने उन चीजों को अनुभव किया है, उनके समीप रहे हैं, तो थोड़ा उस हिसाब से आप सोच सकते हैं। और सूझ द्वारा सीखने की विशेषताएं, तो बहुत सी बार आपके सामने समस्याएं आती हैं और आपसे कहा जाता है कि इनका आप सॉल्यूशन निकालिए, और सॉल्यूशन आप जब निकालते हैं तो फिर सीखते भी हैं आप। और बच्चों में इसका महत्व है, यहाँ थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से कोई एक आध प्रश्न आपका जिसमें कि विद्वान का नाम नहीं आएगा लेकिन प्रश्न पूछा जा सकता है। छोटे बच्चों का मानसिक विकास अधिक नहीं हो पाता है, उनके लिए प्रयास और भूल द्वारा सीखना ज्यादा बेस्ट हो सकता है। वो गलती कर रहा है वापस फिर आप बता रहे हैं, फिर वो वापस सही कर रहा है उसको, और उसमें सूझ भी काम आ सकती है उनकी। एकीकृत पाठ्यक्रम इसी के आधार पर बनता है। छात्रों की समस्या को पूरा कोई भी छात्रों के सामने कोई समस्या है तो वो आपको अच्छे से मतलब उसका हल ढूंढना चाहिए आपको, और उनके शब्द ज्ञान पर ज्यादा बल देना चाहिए। फिर यहाँ और बातें हैं कि जो सिद्धांत है वो सीखने के अंतर्गत विद्यार्थी की विभिन्न मानसिक शक्तियों के विकास को संभव बनाता है। इसमें भी वही है कि उनकी जो सूझ है, इंटेलिजेंसी है, वो बढ़ती है किसी चीज के प्रति। और इसका जो ज्यादा यूज होता है वो कुछ सब्जेक्ट दिए हैं जैसे गणित है, विज्ञान है, संगीत और व्याकरण, इनमें ये ज्यादा यूजफुल है सूझ वाला मामला।
और अधिगम या सीखने के प्रमुख प्रकार। अब वो जो विद्वानों वाला मैटर था वो हो गया है खत्म। यहाँ से प्रश्न बनेगा, इस चीज को अपन देख लेते हैं, समझते हैं। निरीक्षण से सीखना, सबसे पहली लाइन यही थी, वापस से रिपीट है। शिक्षकों को चाहिए कि वह शिशुओं और बालकों को सिखाने के लिए प्रतीकों का प्रयोग न करके मूर्त वस्तुओं का प्रयोग करें। उनका अवधान मूर्त वस्तुओं पर केंद्रित होता है। मॉडल, चार्ट, वास्तविक वस्तुओं आदि का शिक्षण में प्रयोग करना चाहिए। जैसे हमने अभी अभी नोट्स में अपने ऐसा प्रयास किया है कि मैप के माध्यम से सीखना शुरू किया, या कभी आपने देखा होगा जैसे ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ आपको मैप के माध्यम से ही चीजें बताई जाती हैं, उसके पीछे का यही है। या कोई चार्ट आपके सामने रहता है, उसमें अलग अलग लाइनें बनी हुई है और उसके आधार पे आप तो थोड़ा जल्दी, या कोई मॉडल आपके सामने है और उससे आपको सिखाया जा रहा है तो आप जल्दी सीखते हैं या बच्चे जल्दी सीखते हैं। अंतर्दृष्टि या सूझ से सीखना, ये पूरा हमने विषय देख लिया। और मानसिक संगठन, जिसके द्वारा कोई समस्या या परिस्थिति है और उसके संबंध में आप स्पष्ट रूप से पता नहीं होने के बावजूद वो आपको अपने मन ही मन में स्पष्ट दिखाई देने लगता है उसका सॉल्यूशन, तो वो आपकी सूझबूझ कहलाती है। सूझबूझ की बहुत सारी ऐसी कहानियां आपने मौके की सूझ या ऐसी कहानियां भी सुनी होगी, पढ़ी होगी कई किताबों में, जिसमें अचानक से उसका जो सॉल्यूशन है वो उस कहानी का मुख्य पात्र है निकाल कर ले आता है, तो वो सारी बातें सूझ है। अंतर्दृष्टि किस प्रकार उत्पन्न होती है, इसकी व्याख्या करने वाले तो खूब हैं, और उन्होंने कुछ संप्रत्यय बताए जिसमें लक्ष्य हैं, बाधा हैं, तनाव हैं, संगठन और पुनर्संयोजन। ये सारी बातें हैं जो सूझ को आपके मस्तिष्क में उत्पन्न कर सकती है। फिर अनुकरण से सीखना, आप किसी को देखकर उसका अनुकरण करते हुए भी चीजें सीखते हैं। श्रेष्ठ व्यक्तियों के द्वारा किए गए कार्यों की पुनरावृत्ति की जाती है, ऐसा देखने में आया है। बहुत सारी स्किल है, आप खुद भी सीखे होंगे। जैसे कोई खेल के क्षेत्र में जाता है तो वो जो कोच है या जो उस खेल के बड़े सीनियर खिलाड़ी हैं उनको देखकर सीखता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कोई क्लास में टॉपर स्टूडेंट हैं तो उसके जो साथी हैं उनको लगता है कि हमें भी टॉपर बनना है, तो फिर वो उस विद्यार्थी के पढ़ने का तरीका, वो किस तरह से नोट्स बनाता है या किस तरह से पढ़ता है, उसकी टाइमिंग क्या है। जैसे आपने सुना होगा कि सुबह सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए, तो ये बात कहाँ से शुरू हुई? ऐसा नहीं है वास्तव में कि सुबह उठ के पढ़ेंगे तभी सीखेंगे। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो 8-9 बजे उठते हैं लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट हो जाते हैं, या बहुत सारे जो एग्जाम होते हैं जिनमें अच्छे नंबर ले आते हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन उसके पीछे जो कारण है वो अनुकरण वाला है, क्योंकि जिसमें परसेंटेज रेशियो अगर निकालेंगे तो वो जो सुबह जल्दी उठ कर ऐसे बताते हैं हमें नियम की, इस तरह से मतलब वो अनुकूल रहता है अपने समय, या दिमाग ज्यादा काम करता है, ऐसी बातें, तो फिर दूसरे लोग बाग हम सब बातें ऐसे ही करने लग जाते हैं, हाँ ये ज्यादा बेटर है, और फिर वो बेटर भी रहता भी है। तो अनुकरण से सीखना हो गया। प्रयास एवं त्रुटि से सीखना, एक बार आपने कोशिश की, आप उस कोशिश में असफल रहे, तो फिर आपको पता चलता है कि ये चीज यहाँ काम करने वाली नहीं है। और इसका उदाहरण अपने मतलब स्कूलों में भी शिक्षक देते हैं, या हर जगह आपने देखा होगा। जो बल्ब का आविष्कार करने वाले एडिसन है, उन्होंने कई हजार बार प्रयोग किया, उसके बाद जाकर उनको पता चला कि ये किस तरह से बन सकता है। और ये जो हम पढ़ रहे थे उसका सार है, हर जगह चाहिए, तो यहाँ आप देख लेंगे। कबूतर, चूहे, कुत्ते, इनके ऊपर प्रयोग किए गए वो सार रूप में यहाँ पर दे रखा है। और इसको आपको इस तरह से याद नहीं करना है कि नाम याद कर रहे हैं किसी सिद्धांत के साथ, ऐसा कभी पूछा नहीं जाएगा। बस अधिगम किस तरह से होता है उस पर वैज्ञानिकों की रिसर्च है, और अपना टॉपिक चूंकि अधिगम है इसीलिए हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। नाम जब कोई प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। शिक्षण व अधिगम में अंतर एक दृष्टि में, तो ये चूंकि टॉपिक कल हमने देखा था शिक्षण वाला, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, और उस टॉपिक का भी रिवीजन हो जाएगा साथ ही साथ, और थोड़ा अंतर अपन देख लेते हैं। तो क्या क्या बातें हैं क्रिया में? देखिए, शिक्षण एक सामाजिक क्रिया है और इसमें आणविक रूप से गठित होती है, और अधिगम व्यक्तिगत, यानी यहाँ केवल एक खास नाम आ जाएगा, छात्र, बस वो निरीक्षण कर रहा है, वो सीख रहा है, उसकी बात है बस। अधिगम में केवल एक ही क्रिया होती है, हम या तो सीखते हैं या नहीं सीखते हैं, दोनों में से एक क्रिया होगी, या तो आप सीखेंगे या नहीं सीखेंगे। फिर उद्देश्य दूसरों को प्रभावित करना तथा उनके व्यवहार में परिवर्तित करना, क्योंकि ये काम कौन कर रहा है? शिक्षक कर रहा है, तो उनका प्रयास यही रहेगा कि जो भी विद्यार्थी हैं उनको प्रभावित करना, मतलब कि उनके व्यवहार में परिवर्तन करना, उनको सिखाना। और यहाँ निजी हित में नवीन व्यवहार को ग्रहण करना, जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ आपका निजी हित है सीधा सीधा, तो ये अधिगम है। उपस्थिति, शिक्षण में कम से कम 2 व्यक्तियों की उपस्थिति अनिवार्य है। अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो उसमें आप केवल निजी हित में यानी व्यक्तिगत रूप से भी ये काम कर रहे हैं। बोध अथवा सूचक, शिक्षण शब्द में कृत्य का बोध होता है,
इसमें लगातार उद्देश्य की ओर बढ़ने का आशय रहता है, लगातार काम करते हैं अपन, और इसमें निष्पत्ति या सफलता का सूचक होता है। मतलब आपने कोई चीज सीखी है तो बस मामला क्लियर है, वहां पर आप सफल रहे हैं वहां, और यहाँ पर कोई एंड नहीं होता है, आगे से आगे चीजें बढ़ती रहती है। भाव, शिक्षण शब्द में कुछ देने का भाव होता है। देने का भाव का मतलब कुछ वो प्रयास कर रहे हैं कि आपको कुछ चीज, नई चीज सिखाएं। और जब अधिगम की बात करेंगे तो शिक्षार्थी है अधिगम करने वाला, तो उसका तो विचार यही रहेगा ना कि उसको कोई ना कोई नई चीज अडॉप्ट करनी है, सीखनी है, सीखने का भाव रहेगा। फिर पूर्ति में अधिगम, शिक्षण व अधिगम दोनों मिलकर शिक्षण चक्र बनाते हैं। भाई शिक्षण है उसमें भी अधिगम ही तो है खास बात तो, और यहाँ निरंतर क्रिया से ही अधिगम की प्राप्ति होती है। अगर आप सीखने का प्रयास करेंगे तो सीख जाएंगे, बस अधिगम ये है। तो इस तरह का छोटा सा अंतर है, और इसको आप ऐसे ध्यान रखेंगे कि भाई शिक्षण है उसमें प्रोसेस में आप जो मुख्य मान लेंगे वो शिक्षक को मान लेंगे, और इधर अधिगम में आप अपने आप को, स्वयं को, जो भी सीखने वाला है उसको। फिर इनके स्वरूप की अगर बात करें तो शिक्षण, जो शिक्षा प्रक्रिया के 4 पक्ष हैं उनके संदर्भ में अनुदेशन सिद्धांत में अधिगम वो छात्र के लिए, फिर शिक्षण वो शिक्षक के लिए खास है, फिर पाठ्यक्रम हम बात कर चुके हैं। शिक्षण में जो तीसरा एक आयाम है वो पाठ्यक्रम, और शैक्षिक आयोजन। आयोजन का मतलब क्या समझेंगे आप, जैसे क्लास लग रही है तो वो एक आयोजन है, या कोई गोष्ठी है, कोई भी ऐसी प्रतियोगिता अगर हो रही है तो वो सारी बातें। और अंत प्रक्रिया का स्वरूप यहाँ पर दे रखा है, जिसमें कि बहुत सारी चीजों को जोड़ रखा है, साइंटिफिक है, कभी आपको समझना नहीं है, बस थोड़ा सा आपको रीजनिंग का एक टॉपिक याद आ रहा होगा कि ये वृत्त, ये नंबर, ये बताते हैं, वो बताते हैं, यही बातें हैं सारी। तो अधिगम, छात्र, शिक्षण, शिक्षक, शैक्षिक आयोजन और पाठ्यक्रम, 1 2 3 4 नाम दे रखा है उनको, और सारी बातों में जो 2 हैं वो बीच में आ रहा है यहाँ भी, इधर आप जब देखेंगे। और जो अधिगम है वो थोड़ा मतलब एक साइड मतलब छूट रही है, जिसमें कि शिक्षक हैं वो सीधा सीधा शामिल नहीं है, लेकिन हर जगह पाठ्यक्रम से या जो आयोजन होते हैं उनसे वो जो विद्यार्थी हैं वो सीखता है, तो वो बातें इसमें हैं। और क्या बातें बताना चाह रही हैं, जो आयोजन होते हैं उनमें पाठ्यक्रम का वह पहलू शामिल होता है जिसकी कि जो टीचर है उनको आवश्यकता नहीं है। फिर शिक्षक, छात्र तथा पाठ्यक्रम तीनों के मध्य अंतर प्रक्रिया होती है, बिल्कुल सही बात है। छात्र शैक्षिक आयोजन में बिना पाठ्यक्रम और शिक्षक के अंतर प्रक्रिया करता है। आयोजन का मतलब वही बता दिया मैंने, कोई इस तरह का कोई कार्यक्रम है, प्रतियोगिता है। शिक्षक पाठ्यक्रम के मध्य शैक्षिक आयोजन के अंतर्गत अंतर क्रिया होती है, शिक्षक भी और जो छात्र है वो भी। फिर बिना पाठ्यक्रम की अंतर प्रक्रिया है, यहाँ पर जो आयोजन है उनमें अध्यापक और छात्र के मध्य बिना पाठ्यक्रम, बिना पाठ्यक्रम का मतलब वहां पर आपके पास फिक्स नहीं है कि ये यूनिट कंप्लीट होनी चाहिए। और जो अध्यापक हैं उनका व्यवहार बिना पाठ्यक्रम और शैक्षिक आयोजन के होता है, वहां पर आप किसी एक पाठ के रूप में बंधे हुए नहीं है कि ये पाठ आपको कंप्लीट करवाना है। तो ऐसी ऐसी बातें ये जो आयोजन है उसके बारे में है, और जो कि अधिगम से थोड़ा सा रिलेट है, अपने आप को उसके साथ रखता है। फिर शिक्षण तथा अधिगम में क्या संबंध है, जब अंतर देखा है तो संबंध भी देखना पड़ेगा। तो ज्ञान अगर उद्देश्य है उस समय अधिगम, संकेत अधिनियम, अधिनियम उद्दीपन, अनुक्रिया अधिगम। और शिक्षण में स्मृति स्तर शिक्षण वहां कह सकते हैं। ज्ञान की जब बात आएगी, कोई चीज मतलब नॉलेज, तो उसमें स्मृति यानी कि आपको याद कितना रहता है वो चीज महत्वपूर्ण है। फिर अवबोध, अब ज्ञान और अवबोध जब देखेंगे तो वैसे दोनों लगभग एक जैसे ही हैं, लेकिन अवबोध में थोड़ा सा मतलब मामला अलग है। कभी कभी ऐसे होता है कि ज्ञान का मतलब कोई चीज नाम पूछा आपने बता दिया, लेकिन उसके अंदर की बात क्या है वो कुछ भी आपको पता नहीं है, तो उसको अपन अवबोध कहेंगे जब वो पता चलेगी। शाब्दिक श्रृंखला अधिगम है अगर अधिगम की बात करें, और शिक्षण में अवबोध स्तर की बातें। अनुप्रयोग में बहुभेदीय अधिगम, मतलब अधिगम में अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, और शिक्षण में तो केवल उनको पढ़ाना है कि वो अनुप्रयोग कर सकें। विश्लेषण, विश्लेषण का मतलब यही हो गया कि कोई एक विषय है उसके अलग अलग भागों को अलग अलग करके समझना, फिर वो एक जगह होते हैं वो। और यहाँ पर तो इसमें कुछ दे नहीं रखा। संश्लेषण में प्रत्यय अधिगम, अब ये जब सब आ जाएगा तो ऐसे आप वो मत समझना, हिंदी और संस्कृत में जो प्रत्यय रहते हैं वो किसी खास बिंदु पर, अधिगम का मतलब सीखना। और यहाँ शिक्षण में चिंतन का स्तर सबसे हाई लेवल मान सकते हैं उसको। और सभी चीजों में भले शिक्षण हो चाहे अधिगम हो, हर जगह लास्ट एंड फाइनल यही चीज आती है। जैसे आप पढ़ते हैं तो कोई कक्षा है, जैसे आप पढ़ रहे हैं अभी तैयारी कर रहे हैं, लास्ट एंड फाइनल आपका क्या होने वाला है, मूल्यांकन होने वाला है, यानी आपका मूल्य आंका जाएगा कि आपने कितना सीखा है।
अधिनियम, अधिगम, समस्या समाधान, अधिगम और इधर है शिक्षण, वही स्तर तो वही आएगा इसका। तो इस तरह थोड़ा बहुत इनमें जुड़ाव होता है। शब्द ऐसे हैं जो आपको कहीं कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, और नहीं आया है तो समझने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की बातें होती हैं जो शिक्षण में होती हैं, जिसमें ज्ञान होता है, अवबोध होता है, अनुप्रयोग होता है, विश्लेषण होता है, चीजों का संश्लेषण करना रहता है, और लास्ट एंड फाइनल आपको जो आपने सीखा है, जिसका आपको अवबोध हुआ है, या जो चीजें आपने प्रैक्टिकली यूज की हैं, या संश्लेषण विश्लेषण है, तोड़ना और जोड़ना, ये प्रोसेस, इन सब का मूल्यांकन, ये चीजें हैं जो शिक्षण और अधिगम से जुड़ी हुई है, और थोड़ा बहुत इनमें आपस में संबंध है। फिर लेखन शिक्षण विधियां, जिसमें बहुत सारी विधियां हैं, कहीं कोई विधियां आपको याद नहीं रखनी है, न ही पूछी जाएगी आपको। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व, ये भी आपको जब रीट में आप एग्जाम देंगे या जब एसटीसी में चले जाएंगे उस समय चीजें सीखनी है। थोड़ा बहुत अगर आप चाहें तो यहाँ से पढ़ लेना, ताकि थोड़ा आपका ज्ञान बढ़े इस मामले में, अगर समय है तो पॉज करके। शिक्षण में खेल सिद्धांत का उपयोग, और ये नाम याद नहीं रखना है, केवल एक विद्वान है जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं, कोल्डवेल कुक। इन्होंने खेल प्रणाली को जन्म दिया, मतलब कि जो एजुकेशन है, सीखना है, उसमें उन्होंने खेल को शामिल किया, क्योंकि खेल ऐसी चीज है जहां उत्साह है वो चरम पर रहता है, जहां इंटरेस्ट है वो चरम पर रहता है, और जहां आपका उत्साह है, जहां आपकी रुचि है, वहां आप सीखेंगे। मोंटेसरी, एक इटली के मेरिया मोंटेसरी, जिन्होंने भी एक विधि दी है। तो ये सारी बातें हैं, देख लेना आप। किंडरगार्टन है जिसके प्रवर्तक फ्रोबेल थे, इन्होंने भी, ये सब साइकोलॉजी में पढ़ेंगे आप एसटीसी में। डाल्टन योजना है, फिर एक प्रोजेक्ट विधि है, जो प्रोजेक्ट आपका आपने देखा होगा कि पिछले जब ये 2 साल से तो मामला गड़बड़ है, इससे पहले स्कूल से आपको कोई काम मिलता था, प्रोजेक्ट मिलता था, और वो आप एक फाइल वगैरह कंप्लीट करके ले जाते, तो वो किलपैट्रिक ने प्रतिपादित की थी प्रोजेक्ट विधि, कि कोई प्रोजेक्ट अगर आप बच्चे को देते हैं, वो काम करता है, तो वहां से बढ़िया सीखता है। ऐसे ही बेनेटिका, ड्रेकाली और ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि परीक्षा में आपको पूछी नहीं जाएगी। तो अब आ गए हैं अपन प्रश्नों की तरफ, तो फटाफट से देख लेते हैं। वैसे कल का अगर आपने बढ़िया से वीडियो देखा तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें सही उत्तर के बजाय सर्वश्रेष्ठ उत्तर का चयन करना रहता है। यहाँ पर शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है, तो छात्र व अध्यापक के बीच पारस्परिक समझ पर, ठीक बात है, छात्र संगठन पर, दोनों के कर्तव्य निर्वहन पर, विद्यालय के वातावरण। अभी हमने बात की थी कि वातावरण महत्वपूर्ण है, जो कर्तव्य निर्वहन है वो भी महत्वपूर्ण है। छात्र संगठन का भले या अपन कह सकते हैं कि उसको अपन हटा सकते हैं, लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग है आपस में, छात्रों को पता है कि किस तरह से क्या मामला होने वाला है, जो शिक्षक पढ़ाने वाले हैं, अध्यापक हैं, उनको अच्छे से पता है कि किस विद्यार्थी को किस तरीके से बताना है, कौन सा विद्यार्थी कमजोर है। कमजोर का मतलब यहाँ ऐसे समझेंगे कि जिसको जल्दी समझ में नहीं आ रहा है, या कोई चीज समझ में नहीं आई है, इस तरह की अगर समझ है तो फिर वो शिक्षण है वो सफल रहेगा, या ज्यादा इस पर डिपेंड करेगा। बाकी वातावरण भी इसमें है, रोल है उसका। फिर दूसरा प्रश्न है, संदर्भित प्रकरण को अधिकाधिक अधिगम योग्य बनाने के लिए प्रयास करने होंगे। तो क्या प्रयास करेंगे आप? देखिए, सक्रिय करना होगा, बढ़िया बात है। स्वाभाविक अनुसरण सिद्धांत लाभकारी होगा, यहाँ बात आया है स्वाभाविक। ओके, परस्पर सामंजस्य स्थापित करना और पर्याप्त आराम मिलेगा शिक्षक को। अब हमारी बात हुई थी शुरू में, हमारी का मतलब इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जितने भी विद्यार्थी जो शिक्षण अभिरुचि की तैयारी कर रहे हैं, मतलब वो मेरा निर्देशन है, उनको अगर मेरे निर्देशन में तैयारी कर रहे हैं, तो हमने बात की थी कि सबसे ज्यादा बेनिफिट होना चाहिए उसका शिक्षार्थी को, विद्यार्थी को। अब कोई विद्यार्थी अगर स्वाभाविक रूप से किसी चीज को सीखना चाह रहा है तो वो सबसे बेस्ट रहेगा ना उसके लिए, और अधिगम योग्य भी बनेगी ऑटोमेटिक। ओके, अगला प्रश्न है, शिक्षण में अभ्यास की सिद्धांत पद्धति अपनाए जाने से लाभ होगा। अभ्यास की सिद्धांत पद्धति अगर अपनाते हैं तो उसका क्या बेनिफिट होने वाला है? तो विद्यार्थियों का ज्ञान पुनरावृत्ति को प्राप्त होगा, वो रिपीट करेंगे उसको। बालक की विस्मृति दूर होगी, समय का सदुपयोग होगा, टीचर के प्रधानाध्यापक को कक्षा व्यस्त अनुभव होगी, तो उनको व्यस्त अनुभव करवाने की आवश्यकता आपको नहीं है। ये सही है और ये भी सही है। लेकिन जब अभ्यास के सिद्धांत की अगर अपन बात कर रहे हैं, तो अभ्यास का मतलब होता है पुनरावृत्ति। अभ्यास का मतलब ये है, जैसे आपने एक मॉडल पेपर हल किया, फिर वापस दूसरा मॉडल पेपर हल किया, तीसरा, तो वो एक ही सेम चीज, तो वो अभ्यास है या पुनरावृत्ति है, और फिर इसी तरह वो स्थायित्व प्राप्त करता है ज्ञान। डॉक्टर ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है। तो इस तरह का कहीं प्रश्न आप देखते हैं तो कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि आप उसको रट के रख लें। बाकी जब भी ऐसी बात आएगी तो सभी जगह वही है, जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं, जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं या
टीचिंग में जिन्होंने भी रिसर्च की है उन सबका जो सार है वही बातें हैं जो हम अभी समझते हैं। जैसे मूल्यांकन के साधन हैं, बिल्कुल ठीक है, अनुभव है, ठीक है, शिक्षण के उद्देश्य, सारी बातें तो लास्ट में आएगी, तो यहाँ सभी हो जाएगा सही। और इसको रटने का कभी विचार आपको नहीं रखना है, इस तरह का प्रश्न आपको नहीं पूछा जाएगा। आप प्राथमिक विद्यालयों में अकेले अध्यापक हैं, आप कक्षाओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? ऐसी स्थितियां आपके साथ बन सकती हैं। अब तो हालांकि ये जो मतलब प्रयास किए जा रहे हैं, आरटी 2009 में भी ऐसे बहुत सारे नॉर्म्स आए हैं और नए नए अब धीरे धीरे थोड़ा पदों की ये समस्या नहीं आ रही है, लेकिन पुराने समय में इस तरह की समस्याएं थी। तो आप अकेले ही हैं, अब क्या प्रयास करेंगे आप? तो यहाँ पर आगमन विधि है, निगमन विधि है, प्रदर्शन विधि है और अभिक्रमित अनुदेशन विधि है। तो आगमन विधि हमने शिक्षण में भी देखी थी, जो कि सरल से कठिन है या स्थूल से सूक्ष्म है, वो सारी बातें हैं। निगमन उसका उल्टा है ना। और प्रदर्शन विधि हम बात कर रहे थे कि कोई चीज अगर आप दिखा के, कोई मॉडल है आपके पास, कोई चित्र है, कोई चार्ट है, कोई मानचित्र है, तो वो प्रदर्शन विधि में आएगा। और यहाँ है अपना जो सही उत्तर है वो है अभिक्रमित अनुदेशन। अब इसको आप समझ लीजिए, वैसे मुश्किल है कि इस तरह का प्रश्न आए, लेकिन समझ लीजिए इसको। अभिक्रमित अनुदेशन का मतलब होता है पहली क्लास के बच्चों को अलग चीज बताई गई, वो अलग काम कर रहे हैं, दूसरी के अलग काम कर रहे हैं। जो बहुत इंटेलिजेंट है, तीसरी चौथी पांचवी के बच्चे हैं, उनको थोड़ा उनके लेवल का इंटेलिजेंट स्टूडेंट के लिए जो बेस्ट रहता है वो काम आपने बता रखा है, वो विधि है ये। और थोड़ा आप ध्यान रख लेंगे तो फिर ये आपका सही भी हो जाएगा। सबसे अच्छी शिक्षण विधि वह होती है जिसमें, तो कल हम बात कर रहे थे कि जो सबसे बढ़िया शिक्षक कौन होते हैं, तो पूर्णतः समर्पण वाले। और फिर यहाँ अब शिक्षण विधि की बात आ गई है, तो बहुत प्रश्न हो, बहुत क्रियाएं हो, बहुत सहायक हो, विद्यार्थी पर आधारित क्रिया अधिक हो। बस वही बात आ गई है कि आपको मूल बिंदु मानना है एक स्टूडेंट को, उसका चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन ज्यादा फायदा करवा रहा है वो इसका सही उत्तर है। तो चौथा ऑप्शन आपका सही उत्तर है। यदि शिक्षक कक्षा में शिक्षण के समय कोई गंभीर त्रुटि कर जाता है तो क्या काम करना चाहिए? आप गंभीर त्रुटि का मतलब क्या समझेंगे? जैसे उनसे गलती हो गई है कोई, तो क्या करना चाहिए उनको? त्रुटि करें और आगे भी करता रहे तो गलत बात है, ऐसा नहीं करना है। उसके प्रति अज्ञानी बन जाए, आपको पता चल गया कि आपसे गलती हुई है, फिर आप अज्ञानी बन गए कि वाह होगा पता नहीं चलेगा, तो वो भी गलत है। उसे बुलाने का प्रयास करें, संभव नहीं है। तो क्या चीज है जो विद्यार्थियों के लिहाज से सही रहेगी, विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहेगी, वो है वह अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार कर ले। विद्यार्थियों से वो कह दे कि भाई इस तरह की गड़बड़ हो गई है, उसको स्वीकार कर ले। इससे क्या होगा, गलती हो गई है वो ठीक है, लेकिन उसका जो गलती होने के बाद का प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा। सबको पता चल जाएगा ये चीज गलत है, यहाँ पर ये कोई चीज गलत हो गई थी, तो फिर वो उसको अपने स्तर पर सही कर लेंगे, या फिर आप उसका रिसर्च करके उसको सही बता देंगे, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा सभी के लिए, आपके लिए और जो भी कक्षा है उसके लिए भी। तो ये चीज थोड़ी, और जीवन में भी इस चीज को उतार सकते हैं। कभी कभी एक गलती है वो फिर आगे मामला गड़बड़ कर दी जाती है, तो कुछ चीजें स्वीकार कर लेनी चाहिए। ऐसी बात ये प्रश्न हमसे कह रहा है जब आपसे कक्षा में गलती हो जाए तो। और प्रश्न क्या था हमने देखा नहीं, एक लाइन है, वह विधि जिसमें शिक्षार्थी दायित्व को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, कही जाती हैं, जिसमें सर्वाधिक महत्व दिया जाता है शिक्षार्थी को, स्टूडेंट को, तो वो है अनुसंधान विधि। हमने यहाँ जब अधिगम शुरू किया था उसमें पहली लाइन में ये बात थी कि वो खुद अनुसंधान करना सीखेगा, खुद पता लगाना सीखेगा कि हाँ यहाँ ये बात है, यहाँ ये बात है और यहाँ पर ये इस प्रकार की बात है। तो ठीक है, और बाकी में स्रोत संदर्भ है, समस्या समाधान है, कार्य गोष्ठी है, लेकिन सबसे ज्यादा शिक्षार्थी को महत्व मिलेगा क्योंकि अनुसंधान व्यक्ति स्वयं करेगा। शिक्षा का श्रेष्ठ गुण क्या है? तो आदर्शवादी बातें हैं, ध्यान रखना आप। सीखना, लक्ष्य प्राप्त करना, चरित्र निर्माण करना और डिग्री लेना। तो आदर्श ध्यान रखना आप, यहाँ पर चरित्र निर्माण करने वाला जो ऑप्शन है वो आपका सबसे बेटर रहेगा। हालांकि सीखना भी सही है, लक्ष्य प्राप्त करना भी सही है, और आप कहीं पढ़ने जा रहे हैं तो डिग्री तो चाहिए ही चाहिए, तो वो भी सही है, लेकिन उसका जो श्रेष्ठ गुण है वो फिर ये चरित्र निर्माण हो जाएगा। शिक्षा का मूल मकसद क्या है भाई? तो मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, सर्वांगीण विकास, शारीरिक विकास। तो इन तीनों को जब हम इंक्लूड करते हैं एक शब्द में अगर बात करना चाहें तो वो सर्वांगीण विकास होगा। शिक्षा जीवन का अंग है, ये बात किसने कही? तो ऐसे कभी नाम पूछेंगे नहीं, लेकिन चलो प्रश्न है यहाँ तो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने भी ये पीडीएफ जो भी है अपना कुल मिलाकर जो मैटर हम देख रहे हैं, उनका विचार रहा होगा ऐसा कि इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन बाद में ऐसी संभावनाएं बनी नहीं, क्योंकि जो भी एजेंसी है जो परीक्षा करवाएगी है, उनको खुद को पता है कि इस तरह की चीजें 12वीं तक का विद्यार्थी नहीं सीखता है।
तो केवल उसकी बेसिक जो इंटरेस्ट है उसी के स्तर के प्रश्न आते हैं, इसीलिए किसी विद्वान का इस तरह का कोट नहीं पूछा जाता। निम्न में से कौन सा शैक्षिक अधिगम से संबंधित है? तो क्या है? वंशानुक्रम, अभ्यास, स्वाध्याय और अनुभव। तो कौन सा शैक्षिक अधिगम से संबंधित है? तो अभ्यास भी हो सकता है, स्वाध्याय भी हो सकता है, लेकिन जो अनुभव है वो सारी चीजों से मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पर उसको सही माना गया है। फिर शिक्षण की निम्नलिखित तकनीकों में से किसमें मूल प्रवृत्तियां अभिप्रेरणा का गुण पाया जाता है? तो मूल प्रवृत्ति की बात करें अगर तो कथन तकनीक है, विद्यार्थियों से बहुत सारी क्रियाएं, फिर विद्यार्थियों को करके सीखने के लिए कहना और खेल पद्धति। तो यहाँ पर बात आया है मूल प्रवृत्तिक, तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटी जो कि मूल प्रवृत्तियां हैं, जैसे खेलना है, उसको एक तरीके से कह सकते हैं कहीं चले जाइए आप, ये प्रवृत्ति आपको कहीं ना कहीं मिली जाएगी। छोटे बच्चों कैसा न कैसा वो खेल खेलते हुए आपको मिल जाएंगे, तो इस तरह की बात है। तो अनोन्य क्रिया इसको शब्द दिया है, यहाँ ध्यान रख लेना आप। कौन सी तकनीक विद्यार्थियों की उपलब्धियों को सूक्ष्मता से परख सकती है? वो पता लगा सकती हैं कि हाँ ये। तो लिखित परीक्षाएं, मौखिक परीक्षाएं, विस्तृत और अनवरत मूल्यांकन, शिक्षा अधिकारियों द्वारा संयोगजन्य परीक्षण। तो इसमें यही आएगा। अगर आप बात सूक्ष्मता की कर रहे हैं तो कोई एक लिखित परीक्षा ये तय नहीं कर सकती है कि आप में कितनी इंटेलिजेंसी है, कोई मौखिक परीक्षा एक बार में इस तरह नहीं बता सकती है कि आप में क्या उपलब्धियां हैं या क्या चीजें आपको पता है। और तीसरा जो ऑप्शन है वो की सही है, विस्तृत एवं अनवरत मूल्यांकन। इसी को अपन अगर अपनी जो आगे जब आप टीचर बन जाएंगे उस समय जो कार्यक्रम चलते हैं सरकार के, उसमें एक सीसीई कार्यक्रम है, उसके तहत भी बताया गया है इसको, जिसमें कंटिन्यूअस कॉम्प्रेसिव इवोल्यूशन इसकी फुल फॉर्म है। तो इस तरह से तीसरा ऑप्शन सही है और ये आप ध्यान रखेंगे। सुनना एक कला है, इसीलिए मैं प्राथमिकता दूंगा कि विद्यार्थी क्या करेंगे, चक्र की समाप्ति पर प्रश्न पूछेंगे, नया प्रकरण आरंभ करने से पूर्व ही प्रश्न पूछेंगे, उसी समय प्रश्न पूछे जब कोई संदेह हो। और एक ऑप्शन और इसका जो आंसर है वो बच गया अपना, अपनी कठिनाइयों के संदर्भ में कक्षा सहपाठियों के साथ विचार विमर्श करें। अब इसमें इन्होंने दूसरे ऑप्शन को माना है सही। सुनना एक कला है, एक नया प्रकरण आरंभ करने से पूर्व ही प्रश्न पूछे, उनके मन में उसके प्रति जिज्ञासा हो। कोई भी यूनिट आप पढ़ा रहे हैं उससे पहले उनके मन में किसी तरह की अगर जिज्ञासा है तो फिर जरूर ही वो पूरा जो यूनिट है जो भी आप पढ़ा रहे हैं वो उनको अच्छे से समझ में आएगा। अधिगम का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं होना चाहिए? तो ज्ञान प्राप्त करना, अच्छी नौकरी प्राप्त करना, जीवनोपयोगी कौशलों का विकास करना, क्षमताओं कौशलों का विकास करना। अब यहाँ देखिए आप कौन सा उद्देश्य नहीं है। अब मुझे लगता है कि इसमें तो आपको उल्टा जवाब देना पड़ेगा, जो परिस्थितियां हैं उस हिसाब से। लेकिन यहाँ हम बात कर चुके हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड जब पढ़ रहे हैं तो बाकी सारी जो दुनियादारी है उसको भूल जाना है आपको, एक बहुत महान और आदर्श व्यक्ति बनकर उसके जवाब देने हैं। तो उस हिसाब से फिर नौकरी प्राप्त करना कभी भी अधिगम का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? ज्ञान प्राप्त करना होना चाहिए, जीवनोपयोगी कौशलों का विकास आपको करना चाहिए, और क्षमताओं और अपने जो कौशल हैं, स्किल्स हैं, उनका डेवलपमेंट आपको करना चाहिए। तो ये चीजें अगर ये जैसे थोड़ा इसको ऐसे समझना, ये चीजें अगर किसी में है जिसमें ज्ञान है और जीवन में उपयोगी कौशल हैं, स्किल्स हैं, एबिलिटीज हैं, उसके पास क्षमताएं अर्जित कर ली हैं उसने, तो फिर नौकरी मिल जाएगी ना। इसीलिए फिर अच्छी नौकरी प्राप्त करना इसका टारगेट नहीं रहता। आप बेसिक ठीक कीजिए, सब चीजें बाकी चीजें अपने आप ठीक हो जाएगी, इस तरह माना जा सकता है उसको। ऐसा देखने में आता है कि बाल्यावस्था में लड़कियों की अपेक्षा लड़के अधिक सरलता से अनुगमन करते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण होंगे? सामाजिक नियम, सामाजिक गुण, नैतिक नियम, सामाजिक व्यवहार। तो सामाजिक व्यवहार में थोड़ा सा ऐसा रहता है कि उनको थोड़ी मतलब अनुगमन के पीछे कह सकते हैं अपन, किसी को देखकर उसके जैसा बनने का प्रयास करना। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, एक दिन बात भी हुई थी, इसी तरह का कोई वीडियो था या कोई टॉपिक हम बात कर रहे थे तो उसके बारे में, कि जो गाने आते हैं ऐसे हरियाणा और यहाँ के डॉन वगैरह टाइप के ऐसे, तो उसका जो अनुकरण है वो बालक ही तो ज्यादा करते हैं। यही बात है, अनुगमन ज्यादा होगा वहाँ। ओके, अब आगे नहीं तो फिर समय तो इतना जा रहा है आपका कि आप ये कहेंगे कि जानबूझ के थोड़ा समय को खींचा गया है। बालकों में आपराधिक प्रवृत्ति का जन्म उनके कुसमायोजन का परिणाम है। इसके अतिरिक्त अन्य कारण क्या हो सकता है? तो उसमें सामाजिक मूल्यों के मध्य संघर्ष है, मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति का नहीं हो पाना है, अनुचित विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करना और चारित्रिक दुर्बलताएं। तो आपराधिक प्रवृत्ति का जन्म किस प्रकार के कुसमायोजन का परिणाम है? उसमें इन्होंने माना है सेकंड वाले ऑप्शन को, जो मौलिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति का पूरा न होना। अब कुछ विद्यार्थी ऐसे सोच सकते हैं कि मौलिक आवश्यकताएं क्या है, जिनका की पूर्ति नहीं हो रही है, फिर वो अपराधी बन गए हैं।
जैसे आपको एक डायरेक्शन देने के लिए एक व्यवस्थित, जैसे आपने सामाजिक विज्ञान में पढ़ा होगा, परिवार बच्चे की प्राथमिक पाठशाला है या पहली पाठशाला है और माँ उसकी शिक्षक है। अगर इस तरह की स्थिति किसी के साथ बन जाती है कि वो व्यवस्था उसको नहीं मिल पाए, मतलब जिस तरह से परिवार का स्ट्रक्चर है या जो आस पड़ोस या परिवेश है उसका, तो मौलिक आवश्यकता में यही हो गया, जैसे उसको किसी कोई एक बच्चा है उसको भोजन ही नहीं मिल रहा है तो वो चोरी कर सकता है या इस तरह की चीजें वहां आ सकती हैं। तो ये इसमें सबसे मूल कारण होता है। बाकी चीजें भी और हैं, उसको हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि ये गलत है, लेकिन सबसे मेन चीज यही है। अगला है प्रयोग विधि से। तो प्रयोग विधि में क्या चीजें हैं? विद्यार्थी करके सीखते हैं, विद्यार्थी देख कर सीखते हैं, अनुभव करके सीखते हैं, और फिर ये सारी बातें आती हैं उसमें। प्रयोग का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, जो भी लेबोरेटरी, प्रयोगशाला। आधुनिक विधि को की प्राय सभी शिक्षण विधियों, जैसे कि किंडरगार्टन है, मोंटेसरी है, डाल्टन बेसिक है। बात क्या है? क्रियात्मक विधि के सिद्धांत पर आधारित। क्रियात्मक का मतलब यह हुआ कि इसमें जो विद्यार्थी सीखने वाला है वो खुद कुछ न कुछ एक्टिविटी करता है, जैसे खेल विधि है। अब खेल विधि का क्या है मूल मंत्र? यही है ना कि वो खुद मैदान में जाएगा, खेलेगा वहां पर। प्राथमिक स्तर के शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका क्या है? प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि आप कहीं पर भी चले जाइए, मूल प्रवृत्ति में आपको खेलना मिल ही जाएगा। कहीं बाई चांस में 100 में से एक आध ऐसा हो सकता है, मतलब बालक जो जिसको खेलने में रुचि नहीं हो, नहीं तो किसी न किसी तरह का गेम वो खेलना ही चाहेगा। हर्बर्ट का मानना था कि विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए अज्ञात से ज्ञात की ओर चलना चाहिए। गजब बात है, लेकिन आपको प्रश्न पूछा नहीं जाएगा किसी विद्वान के साथ, फिर भी अगर आपको याद रह जाता है तो ठीक है। बुनियादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी को स्वावलंबी बनाना है। बिल्कुल, बुनियादी का मतलब ही स्वावलंबी होता है। फिर शिक्षा के बुनियादी तत्वों का ज्ञान देना, तत्व ज्ञानी बनाना और उपरोक्त सभी। ऐसे प्रश्न में थोड़ा आप ध्यान रखना। अभी कल हमने बात की थी कि इस तरह कुछ प्रश्नों में चुकाने के लिए लास्ट ऑप्शन जो कि गलत होता है लेकिन उपयोग से भी दिया जा सकता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ स्वावलंबी बनाना ही बुनियादी शिक्षा का मूल लक्ष्य होगा। तत्व ज्ञानी बनाने की आवश्यकता कहीं भी बुनियादी शिक्षा में तो नहीं है। बाकी और कोई तरीका है तो उसमें हो सकता है, बुनियादी शिक्षा में नहीं। बुनियादी का मतलब मूलभूत, बेसिक। शिक्षकों के लिए ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों की मानक आचार पुस्तिका एक होते हुए भी इनमें क्षेत्रीय विभेद दृष्टिगोचर होते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? भाई सामाजिक आर्थिक स्तर है वो अलग अलग होते हैं, मध्य नैतिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ग्रामीण समुदाय एक बंद एवं संगठित समुदाय है और दोनों की आवश्यकताएं पृथक पृथक हैं। तो सारी बातें यहाँ ठीक हैं। इनमें जो सही है वो पहला ऑप्शन है, उनके सामाजिक आर्थिक स्तर अलग अलग होते हैं। अलग अलग का मतलब कैसे समझेंगे? जैसे कोई शहर का बच्चा है तो उसका जो सामाजिक आर्थिक स्तर है, जिस शहर में रह रहा है उसी हिसाब से हम पता लगा लेंगे कि आर्थिक स्तर तो निश्चित रूप से ऊंचा है, और जब आर्थिक स्तर ऊंचा है तो सामाजिक स्तर भी ऊंचा होगा। ग्रामीण जो परिवेश है उसमें चीजें, क्योंकि सीधा सीधा जो निर्भरता है वो खेती बाड़ी की तरफ है। अब हो सकता है थोड़ा मॉडर्नाइजेशन हो गया है गाँव में भी, और कुछ ऐसे कह सकते हैं कि जो लेवल है उनका शहर जैसा है, लेकिन जब प्रश्न आप देख रहे हैं तो ओवरऑल देखना है, आपको पूरे वे में देखना है। केवल 2-5% लोगों को नहीं देखना है, तो उस हिसाब से यहाँ पर जो फर्स्ट है वो सही हो जाएगा। ये नैतिक विभिन्नताएं वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ बंद और संगठित समुदाय नहीं कह सकते हम। और आवश्यकताएं अलग अलग कहाँ हैं? शिक्षा तो सबको चाहिए ना, शहरी है चाहे ग्रामीण है। फिर आगे प्रश्न है, क्या आप एक विद्वान की इस बात से सहमत हैं कि छोटा बालक बुद्धि से अपरिपक्व और असहाय होता है और उसे इतनी अधिक छूट नहीं दी जानी चाहिए कि उसका सर्वनाश हो जाए? तो छूट मिलनी चाहिए, इस तरह का विचार है ये। क्या छूट मिलनी चाहिए? एक विद्वान है वो कह रहे हैं कि एक छोटा बालक है जो कि बुद्धि से अभी अपरिपक्व है और अभी असहाय है, और उसको इतनी ज्यादा आप छूट मत दे दीजिए कि उसका वो खुद ही अपना कबाड़ा करवा बैठे। तो इसमें एक ऑप्शन आपके लिए नहीं है, हाँ भी है, हाँ पूरी तरह से भी है। और फिर जो चौथा ऑप्शन है जो कि सही ऑप्शन है, इसीलिए आपको थोड़ा ध्यान देना है। ऐसे प्रश्नों में उलझता है मामला, क्योंकि हम थोड़ा अलग सोचते हैं और जो वास्तव में आदर्शवाद है वो अलग सोचता है। प्रैक्टिकली अगर हम सोचते हैं किसी चीज को, तो व्यवहार में वो चीजें जितनी आदर्शवाद में होती हैं उतनी लागू नहीं हो पाती हैं। लेकिन हमें थोड़ा ध्यान देना है, और हमें जब आंसर दे रहे हैं तो उसी तरह से आंसर देना है, और कोशिश भी करनी है। जो चीजें अगर एग्जीक्यूट हो जाए तो उसमें क्या तकलीफ है? यहाँ ऑप्शन है नहीं, क्योंकि छूट दिए बिना भी उसका सर्वनाश हो सकता है। गजब की बात है। सर्वनाश का मतलब आप क्या समझेंगे? जैसे कोई
उदाहरण नहीं लेना चाहिए हमें। वैसे आगे बढ़ते हैं। यहाँ केवल एक छोटे बालक की बात हो रही है, तो उसको छूट का मतलब यहाँ क्या हो सकता है, जैसे उसको खेलने जाने देना चाहिए ताकि उसका विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, शारीरिक रूप से वो थोड़ा मजबूत बने, ऐसी बातें हैं। आगे बात करेंगे अपन प्रश्नों से। विद्यार्थियों की मानसिक क्रिया जागृत होनी चाहिए, ये किस विद्वान ने कहा? तो इसको याद रखने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, रेमोंट ने कही थी ये बात। कौशल के विकास संबंध में आपकी क्या राय है? अगर ये प्रश्न जैसे किसी मॉडल पेपर में आता है और आप गलत करते हैं तो भी इसको आप नंबर जोड़ लेना, ये सही रहेगा आपका। कौशल के विकास के संबंध में आपकी क्या राय है? तो क्या राय है देखते हैं। समान गति से सीखने वाले बच्चों की बौद्धिक आयु समान होती है। समान बौद्धिक आयु के बच्चे समान गति से सीखते हैं। हो सकता है कि समान बौद्धिक आयु के बच्चे समान गति से नहीं सीखें, हो सकता है, संभावना रहती है हर जगह। अपने कहते हैं ना ऐसे कि सब बराबर नहीं होते हैं, ये बातें। फिर वो उपयुक्त सभी वाला मामला गड़बड़ करने के लिए वापस से आया है, तो थोड़ा आप ध्यान रख लेना इसका, क्योंकि ये देखो समान वाले समान से सीखते हैं और समान गति से सीखने वालों की समान होती है, फिर ये उपयुक्त सभी में कभी नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन है उनमें विरोधाभास है। विद्यालय शिक्षा का निजीकरण आपकी दृष्टि से कैसा है? मतलब प्राइवेट स्कूल खोलना या स्कूलों को प्राइवेट में कन्वर्ट कर देना, यह सरकार का अपने दायित्वों से भागने जैसा है, उचित नहीं है। आवश्यकता है क्योंकि सरकार शिक्षा का इतना बड़ा भार अपने कंधों पर अकेले नहीं ले सकती। और लास्ट है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब प्रैक्टिकली ये बात अलग हो सकती है, लेकिन आपको जो जवाब देना है वो ये है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसे कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो ये बात यहाँ भी लागू है। और इसीलिए जो कुछ चीजें हैं, जैसे अभी प्राइवेट स्कूल्स बहुत सारे खुल गए हैं, तो उसके पीछे कारण यही हो सकता है, क्योंकि सारा का सारा जो लेवल चाहिए, स्तर चाहिए, वो सरकार उपलब्ध नहीं करवा पाती है। उत्तम अधिगम वातावरण की क्या शर्त है? उत्तम अधिगम वातावरण की शर्त की अगर अपन बात करें तो विद्यार्थी शिक्षक के बीच की अंतःक्रिया बिल्कुल स्नेहपूर्ण व्यवहार है। विद्यार्थियों को प्राप्त मनोवैज्ञानिक एवं भौतिक सुरक्षा, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा भी मिलनी चाहिए और भौतिक सुरक्षा भी मिलनी चाहिए, तब जाके ये सारा का सारा जो अधिगम वातावरण है वो उत्तमता को प्राप्त करता है। सबसे अच्छा तरीका किस चीज का पूछ रहे हैं? विद्यार्थियों को विद्यालय में नैतिक मूल्य सिखाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? आप नैतिक मूल्य सिखाना चाहते हैं तो विद्यार्थियों से समाज सेवा कराओ। फिर दूसरा है, उनके सामने शिक्षक स्वयं अच्छे आदर्श प्रस्तुत करें। ये बहुत हद तक सही भी है। प्रत्येक अध्याय में नैतिकता का पाठ शामिल हो और उपरोक्त सभी। हम बात कर चुके हैं, अनुकरण से सीखते हैं बच्चे। अनुकरण का मतलब जैसा वो देखेंगे वैसा वो सीखेंगे। तो यही बात है कि जो शिक्षक हैं उनका अगर आचरण है वो मतलब जिस स्तर का है और उनको अगर आदर्श मानते हैं विद्यार्थी, तो वो उस तरह सीख सकते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप जाति एवं वंश के नाम पर भेदभाव को कैसा समझते हैं? अब ये समस्या है बड़ी अपनी, तो ऐसा प्रश्न भी आएगा आपके वहाँ। अवैज्ञानिक सोच है, वर्तमान समाज में इसको कोई जगह नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल सॉलिड बात। इस भावनाओं को समाज से अविलंब समाप्त होना चाहिए, ये भी सॉलिड बात है। इस व्यवस्था का संबंध धर्म आस्था से है, इसीलिए इसे समाप्त नहीं किया जा सकता, ये भी है। लेकिन इसको छोड़ो, अब ऑप्शन लास्ट जो सही ऑप्शन है वो क्या कह रहा है? फर्स्ट और सेकंड, यानी कि अवैज्ञानिक सोच है, सही बात है, और भावना समाज से अविलंब समाप्त होनी चाहिए, इस तरह की जो थिंकिंग है वो, तो दोनों को आप सही कर देंगे। जब ऐसा ऑप्शन है तो उस समय थोड़ा आप खुद अपने आप पे रिसर्च करेंगे, उस समय तो पता चल जाएगा कि यही सही है। और धर्म आस्था की बातें हैं, इसका बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है अपने यहाँ, लेकिन एक समय ऐसा संभव है जबकि इन चीजों से अपन ऊपर उठ सकते हैं। विद्यालयों में योग शिक्षा के संदर्भ में आप क्या सोचते हैं? तो विद्यार्थियों का मन मस्तिष्क सबल होगा, इससे विद्यार्थियों को शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद मिलेगी। यह मनोरंजन का साधन है? तो नहीं है, इसीलिए फर्स्ट और सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा उत्तर। विभिन्न प्रकार के शिविरों जैसे एनएसएस है और स्काउटिंग है, इनके आयोजन के संबंध में आपका क्या विचार है? तो क्या विचार है? सहयोग और श्रम में आस्था उत्पन्न होती है, फिर व्यक्तित्व का विकास तो होता ही है, शिक्षण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जबकि हम बात कर चुके हैं कि शिक्षण है वो केवल एक क्लासरूम में बैठकर होने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर जो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है वो वापस से सही है। अच्छे प्रश्न यहाँ बने हैं आपके लिए, काम आ सकते हैं आपके, ये परीक्षा में आते हैं ऐसे। आदर्श और नैतिकता के बारे में आप क्या सोचते हैं? तो क्या सोचना चाहिए आपको? आदर्श नैतिकता शिक्षकों की जबान तक सीमित है, फिर आदर्श और नैतिकता विद्यालयों की चार दीवारी के अंदर तक सीमित है, फिर आगे बात कर रहे हैं हम आदर्श और नैतिकता का अभी भी पालन हो रहा है। आपको ये विचार ध्यान में रखना है।
और आपका मतलब ये मैंने पहले भी कही ये बात आपको कि आदर्श वाला मामला है उसको बिल्कुल कवर रखना है आपको, वहाँ इसी बात के आधार पे आप चलेंगे। आदर्श और नैतिकता पुस्तकों तक सीमित है तो ऐसा नहीं है, बहुत सी जगह आप देखेंगे, जैसे आपने देखा होगा, महसूस किया होगा बहुत सी जगह, कभी आप विद्यालय में गए तो वहाँ कुछ विद्यार्थी हैं, उनका जो व्यवहार है जैसा एक आदर्श विद्यार्थी का होना चाहिए वैसा व्यवहार रहता है। अब कुछ हैं जो थोड़े मतलब हो जाते हैं ऐसे कि हम चौड़े हैं, बाजार सकड़े हैं, ऐसे, तो फिर वो अलग बात है। लेकिन हम इस तरह का विचार रखेंगे कि नैतिकता का पालन अभी भी हो रहा है। हमारी शिक्षा प्रणाली तथा उसके गिरते स्तर में सुधार नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे आप क्या चीजें मानेंगे? एक तो जवाबदेही की भावनाओं का अभाव, फिर शिक्षा के प्रति जो सरकारी तंत्र है उसकी उदासीनता, योग्य शिक्षकों का चयन नहीं होना, तो इसमें आप सभी चीजों को मान सकते हैं। सारी चीजें एकदम से मिलके वहां प्रभाव उत्पन्न करती हैं। प्रश्न नहीं देखा हमने, प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? तो प्रश्न अगला प्रश्न है, छात्रों में अच्छे संस्कार डालना आवश्यक होता है, इस संदर्भ में आप कौन सा कथन सही मानते हैं? तो संस्कार प्रकृति पर अंकुश लगाते हैं, यह काम अकेला शिक्षक करता है। संस्कार परिवेश के अनुकूल होते हैं, यह काम गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई के द्वारा होता है। तो बात हो गई है संस्कार परिवेश से आते हैं। परिवेश का मतलब आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, जैसा आपका परिवार का बैकग्राउंड है, जैसे आपके मित्र हैं, या अब आजकल मोबाइल, सोशल मीडिया, सारी चीजें वो भी आपके परिवेश के अंतर्गत शामिल हैं, अब तो उसके अनुकूल आपके संस्कार होंगे। विद्यार्थी नैतिक शिक्षा को तब ग्रहण कर सकता है जब नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम से जोड़ दिया जाए, शिक्षक स्वयं उसका आचरण करे, परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाए और नैतिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाए। तो ये प्रश्न रिपीट ही है, एक प्रश्न हम देख चुके हैं ऐसा, इसके आधार पे आप इसको सही कर सकते हैं। शिक्षक स्वयं उनका उस चीज का आचरण करेंगे तो स्वाभाविक रूप से वो आगे बढ़ेगी। विद्यार्थियों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? खेल से सर्वांगीण विकास होता है, बतलाना चाहिए, उन्हें खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए। अब यहाँ बात आई थी खेल भावना की, और वीडियो हम अभी यहाँ पॉज कर लेते